नमस्ते सर। नमस्ते सर। दर्शकों, आज हम लोग बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्कस करने वाले हैं और इसके पहले हम लोगों ने फंडामेंटल राइट के बारे में डिस्कस किया था। अब हम लोग डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के ऊपर आ रहे हैं। फंडामेंटल राइट तो जैसा हम लोगों ने समझाया है और आप लोगों ने समझा भी होगा कि वो इंडिविजुअल राइट है या एक सोसाइटी का राइट है, जिसको अगर आप मतलब गवर्नमेंट का कर्तव्य बनता है, स्टेट का कर्तव्य बनता है कि उसको प्रोटेक्ट करें। अब यहाँ पर ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल इसलिए बोल रहा है कि जो फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट तो होने चाहिए। सोशल जस्टिस है, एजुकेशनल है, ये है, नौकरी है, ये सब के बारे में कुछ होना चाहिए। तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने प्राविधान बना के रखे हैं, जिनको हम लोग पार्ट 4 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात करते हैं। तो ये जो आर्टिकल हैं ये 36 से लेकर के 51 तक है, 51A तक है रादर। फंडामेंटल ड्यूटीज भी इसमें आई है, जो कि 76 में जब 42nd अमेंडमेंट हुआ था तो उसमें इंदिरा जी ने इमरजेंसी के टाइम में इंक्लूड किया था। लेकिन चूंकि वो फंडामेंटल ड्यूटीज वाज एसेंशियल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसको बाद की जो सक्सेसिव गवर्नमेंट है उसको नहीं हटाया। बाकी जो 42nd अमेंडमेंट में कुछ गड़बड़ी थी उसको उन्होंने हटा दिया था, लेकिन इसको 51A को रखा था। तो 51A आज हम डिस्कस नहीं करेंगे, उसको बाद में डिस्कस करेंगे। फंडामेंटल ड्यूटीज है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल में नहीं आ रही है, बाद में उसको ऐड किया गया 51A करके। तो अगर आप लोगों को कहीं पर भी किसी भी बात के लिए डिस्कस करना है या पार्टिसिपेट करना है तो यू आर वेलकम एंड वी आर स्टार्टिंग अवर स्ट्रीम। और मैं बिफोर आई फॉरगेट, मैं आपको लिंक पोस्ट कर देता हूं, जिसको भी यहाँ पे आना है वो आ जाए और पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन करे। मतलब अगर हो सके तो आप अपना सुझाव भी दे सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में और क्या अच्छा किया जा सकता है। वैसे तो जिन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था वो कैसे थे, क्या थे, उनको तो बिल्कुल यहाँ पर भगवान ही माना जाता है। तो मैं अब एक डॉक्यूमेंट शेयर करता हूँ। पहली बात तो ये है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल और स्टेट डायरेक्टिव प्रिंसिपल और फंडामेंटल ड्यूटीज के बीच में फर्क क्या है उसको देखिएगा। तो फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं, जो आपको मतलब गवर्नमेंट की तरफ से ही नहीं, आपको जीने के लिए आवश्यक है, वो फंडामेंटल राइट्स हैं। और ये राइट जो है कॉन्स्टिट्यूशन ने अश्योर किया है अपनी तरफ से टूवर्ड द सिटीजन ऑफ इंडिया एज वेल एज टू द पब्लिक ऑल्सो। मैं सिटीजन ऑफ इंडिया के अलावा जो बाकी जो ह्यूमन बीइंग है, वेदर दे आर रेसिडेंट ऑफ इंडिया आर नॉट, उनके लिए भी कुछ लगता है। जबकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो हैं वो कुछ ऐसी पॉलिसीज हैं स्टेट के द्वारा बनाई गई पॉलिसी। स्टेट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, स्टेट गवर्नमेंट हो गया, या लोकल बॉडीज में जहां पर भी गवर्नमेंट का नाम आता है, जो वो पॉलिसी बनाई गई है जिससे कि कॉन्स्टिट्यूशन अच्छी तरीके से चलता रहे। मतलब ये जो आर्टिकल हैं ये सारे के सारे दे आर सॉर्ट ऑफ गाइडलाइन, फ्रेमिंग गाइडलाइन टू गवर्न द कंट्री एंड to fulfill the obligations of the constitution or including protection of fundamental right. So मेरे ख्याल में मजूमदार साहब आप एग्री करो, जी क्या जी सही है? बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। ये बोल रहा provisions contained in this part shall not be enforceable by any court, but the principles therein laid down are nevertheless fundamental in the governance of the country, and it shall be the duty of the state to apply these principles in making laws. मतलब ये ड्यूटी, महत्वपूर्ण है। हाँ, ड्यूटी ड्यूटी बाउंड है। ड्यूटी ऑफ द स्टेट इज स्टेट। ड्यूटी बाउंड टू अप्लाई दिस प्रिंसिपल्स इन मेकिंग लॉज। ये इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका। नाउ लेट अस नॉट क्या जी, बोलते waste हैं, any further omit time. the Without any further ado. article 44 here. Article 44 is also directive principle which is uniform civil code, जी जिसको कि अभी तक ड्यू टू एक्सट्रीनियस सर्कमस्टेंसेस जो भी है उसकी वजह से
हमारी किसी भी गवर्नमेंट ने उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया, इन स्पाइट ऑफ रिपीटेड रिमाइंडर बाय द अपेक्स कोर्ट कि भाई इसको लागू करो, और उसकी वजह से एक पर्टिकुलर तबके को काफी डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है। ना तो वहां पर सक्सेशन राइट बराबर लगता है, ना कुछ लगता है। हमारे चाचा जी ने हिंदू सिविल कोड बना करके उसको वो कर दिया था, लेकिन 1937 का शरीयत एक्ट जो है वो अभी तक चल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यूसीसी इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, उस चक्कर में जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनको बड़ा तकलीफ हो रही है, उनको कोई भी वो नहीं है। जैसे कि मैं एक इंस्टेंस बता सकता हूँ जिस जो शायद व्यूअर्स को भी अच्छा लगेगा, वो ये है कि हिंदूज में तो ये है कि भाई ठीक है, अगर पिताजी ने कोई प्रॉपर्टी बनाई है, दादा की कोई प्रॉपर्टी है, तो अल्टीमेटली इट विल डिवॉल्व टू द ग्रैंडसन एंड व्हाटएवर इट इज। लेकिन इस्लाम में ऐसा नहीं है, वो तो मतलब अपनी जिंदगी भर है क्या, जिंदगी बाद में भी उसको नहीं दे सकता है। औरतों को तो कोई राइट ही नहीं है, उनका तो मतलब अगर लड़की है और उसकी शादी हो गई और वो चली गई और उसके अगर मियाँ ने उसको डाइवोर्स दे दिया, तो हिंदुओं में तो यह है कि लड़कियों के ऊपर जो मतलब पति की जो प्रॉपर्टी है उसका लड़कियों को अधिकार है कि उनको मिलता है। लेकिन मुस्लिमों बिल्कुल सर। वो बेचारी बिल्कुल भूखी मर जाएगी, अगर उसके बच्चे बच्चे को तो कहाँ जाएगी, मियाँ ने तो छोड़ दिया उसको। तो इसीलिए उसको भी हम यूसीसी को भी डिस्कस करेंगे, अगर पॉसिबल हुआ आज नहीं तो इस टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट टाइम फिर लेके चलेंगे, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड एवरीबडी एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया शुड नो ऑल दीज 36 to 51 की ये हैं क्या, क्योंकि आपको अपने अधिकारों के बारे में पूरा मालूम होना चाहिए। और वो अधिकार अगर गवर्नमेंट नहीं दे रही है या सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं दे रही है, तो आपको उसको मांगने का भी अधिकार है। आप इसके लिए कोर्ट में भी जा सकते हैं कि देखो साहब ऐसा करके ये लोग नहीं कर रहे हैं और या मेरे साथ जाति कर रहे हैं। तो अभी मैं एक डॉक्यूमेंट शेयर करता हूँ और जी जी। एडवोकेट मजूमदार साहब से डिस्कस मतलब करेंगे, और उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको थोड़ा पढ़ें कि क्या है। थैंक यू सर। थैंक यू। इसको देखिए, और किसी को भी अगर ज्वाइन करना है, आना है तो आ जाओ। देयर इज नो बार कि कोई मतलब लॉ का स्टूडेंट ही होना चाहिए या लॉ का ग्रेजुएट ही होना चाहिए या एडवोकेट ही होना चाहिए। पब्लिक को भी आना चाहिए, यहाँ पर डिस्कशन करेंगे तो शायद हमारे जो प्रेजेंटेशन में चार चांद लग जाएंगे। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। कहाँ दूसरा लगा दिया मैंने, एक मिनट, ये दूसरा लगा दिया, एक सॉरी, कोई बात नहीं सर। ये इसमें। और मैं व्यूवर्स से गुजारिश करता हूं कि ठीक है, ये बहुत ड्राई सब्जेक्ट है, इसमें कोई सॉफ्ट पोर्न नहीं है, इसमें कोई सेक्स की बात नहीं है, इसमें कुछ ही नहीं है। तो बहुत ड्राई सब्जेक्ट है ये, आपको शायद मतलब अच्छा ना लगे देखने के लिए, बट कभी भी अगर भविष्य में आप इसको देखेंगे या कभी आप दोस्तों के साथ में बैठ के शेयर करेंगे, तो आप याद करें कि हम लोगों ने कितना एफर्ट किया है आप लोगों को समझाने के लिए। तो आपको अगर आज मौका नहीं मिलता है, कल मौका नहीं मिलता, तो कभी भी इसको आप देखें और पढ़ें, क्योंकि नॉर्मल जिंदगी में लोग रोटी रोजी कमाने के चक्कर में वो भूल जाते हैं कि हमारे राइट क्या हैं। और मान लो किसी ने तुम्हारे राइट को इन्फ्लुएंस कर लिया और नहीं दिया, तो फिर बाद में रोना शुरू कर देते हैं, और उसके बाद में फिर वकीलों के पास दौड़ना, अरे साहब मेरे साथ में तो ऐसा हो गया। तो देयर आर सर्टेन थिंग्स लाइक लिमिटेशन ऑल्सो, जहां पर कि आपका वकील भी या कोर्ट भी कुछ नहीं कर सकता, आपको ना हेल्प कर सकता है। तो अगर आप अपने राइट के बारे में, अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में सजग रहेंगे, तो आपका ही फायदा होगा। जो भी जिंदगी है उसको अच्छी तरीके से आप जी सकते हो, या जितनी जिंदगी जो चल रही है उससे और अच्छा उसको बना सकते हो। सो ओवर टू एडवोकेट मजूमदार साहब, बोलिए। जी थैंक यू सर। सर ये स्टेट का डेफिनेशन मैं हिंदी में ही बोलता हूँ। इसमें हाँ बोल हाँ, रहा है बोलिए कि बोलिए सेम बोलिए। एज पार्ट थ्री। अब पार्ट थ्री में हम लोग फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे थे, उस समय स्टेट का डेफिनेशन ये दिया गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर, state legislature and other all local bodies and authorities within the territory of India or under the control of the government of India। ये स्टेट का डेफिनेशन है सर। हम्म। क्योंकि यहाँ बताया नहीं गया है, इसलिए मैं फिर से मतलब व्यूअर्स के बेनिफिट के लिए मैं हिंदी में बोला मैं ये। तो हम्म, ये 36 जो है डेफिनेशन ऑफ स्टेट। ठीक है। तो अब 37 में है एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल्स कंटेन्ड इन दिस पार्ट। अच्छा, यदि आप बोलें तो नीचे वो जो है मैं पढ़ सकता हूँ। पढ़ पढ़।
जी जी हाँ, defines the state 37 part 4 of the Indian Constitution shall not be enforceable in the court of law. लेकिन इसमें एक राइडर है सर। राइडर राइडर ये है कि एक केस था लिंगप्पा वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, एआर 1985, सुप्रीम कोर्ट 389। और एक केस था लक्ष्मीकांत वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, एआर 1987, सुप्रीम कोर्ट 232। इसमें बोल रहा है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर नॉट जस्टिशिएबल इन देमसेल्व्स, मतलब कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, बट फिर बोल रहा है कोर्ट्स हैव रिलाइड ऑन दिस प्रिंसिपल्स इन अपहोल्डिंग लेजिस्लेशंस और इन इंटरप्रेटिंग लॉज। तो इसमें एकदम कोर्ट का भूमिका जो है अलग, मतलब हटा नहीं दिया गया, इसमें एक रास्ता छोड़ दिया गया जो कि हमारे फायदे में ही है, क्योंकि जजमेंट का अगर नाम तो बताओ क्या है? इसको अगर प्राइवेट चैट में एक टाइप कर सकते हो तो करो, तो फिर मैं इसको वो कर जी देता हूँ। जी तुरंत देता हूँ सर, एक सेकंड दीजिए सर, अभी करता हूँ। फुल स्क्रीन एग्जिट करके मैं दे देता हूँ। लिंगप्पा वर्सेस वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, AIR 1985 SC 389। ये एक दे रहा हूँ सर, और एक दे रहा हूँ मैं आपको, लक्ष्मीकांत वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, AIR 1987 SC 232। जी सर, दो दे दिया हूँ मैं आपको सर। लिंगप्पा पुचप्पा appel war versus state of Maharashtra, 4th जी जी December 1984, 1985 AR 389. It is Supreme Court, authored by Mr. Justice AP Sen. तो इसमें जी क्या लिख रहा है मैं आगे देखता हूँ। चलो हाँ ठीक है, शेयर करता हूँ इसको। तो हम हेड लोग नोट सर करेंगे। इसका जी ऑपरेटिव पोर्शन में जा सकते हैं सीधे। हेड नोट में भी हेल्ड करके आ जाता है ना हाँ ऊपर। हाँ हाँ हाँ, हेड नोट में ही आ जाएगा, वही मतलब हाँ। सेम चीज हुआ, ताकि व्यूअर्स को पता चले, जैसे बोल रहे हैं ना, नॉट एनफोर्सेबल इन एनी कोर्ट्स ऑफ लॉ, लेकिन लिवरेज है। द कोर्ट्स विल इंटरफियर इफ द स्टेट डज नॉट परफॉर्म इट्स ड्यूटीज टू अप्लाई दिस डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। मेन मतलब इनका यही कहना है। जी जी यही है, यही है, दिख रहा है ना? बिल्कुल सर, साफ एकदम। सो इट इज versus State of Maharashtra. Date of judgment is 4 December 1984. जी, Justice AP Sen and Chinnappa Reddy चिन्नप्पा रेड्डी, and Venkat Ramaiah, वेंकट, ये हाँ, 3 लोग हैं। अच्छा, जी जी 3 जजेस बेंच है ये। जी जी इसमें जी ये इक्विवेलेंट साइटेशन है 1985 SCC 1 नंबर 479, 1985 SCR 2224 एंड दिस। अच्छा, हो गया। ये एक्ट है, पढ़ो तो। हाँ, जी। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1950, आर्टिकल्स 14, 19, 1F, 31, 46, एंट्री 18, लिस्ट टू 7 शेड्यूल, महाराष्ट्र रेस्टोरेशन ऑफ लैंड्स टू शेड्यूल ट्राइब्स एक्ट 1974। इसी से मतलब ये केस जनरेट हुआ था। सेक्शंस 2(1), रोमन 1, 3, 4, 9A ऑफ एडवोकेट्स एक्ट, सेक्शन क्यों भाई? थर्ट, वही देखना पड़ेगा। स्टेट एनैक्टमेंट प्रोवाइडिंग फॉर annulment ऑफ ट्रांसफर्स ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड्स बाय ट्राइबल्स टू नॉन ट्राइबल्स, यही मेन मुद्दा है। एंड फॉर रेस्टोरेशन ऑफ पोजेशन, state legislatures. Now, what is the competency to enact? Enactment whether valid and constitutional, prescribing a date for annulment of transfers, whether arbitrary and void, bar on advocates appearing in proceedings under the act, whether valid and reasonable.
whether तो इसका arbitrary and wide, bar on advocate appearing in proceeding under the act. अच्छा, इसके जैसे बारे में सर एक उदाहरण देता हूँ सर, ठीक थोड़ा है। दो एक सेकंड में। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जब पहले आया था उसमें यही था कि एडवोकेट्स विल नॉट बी अलाउड टू अपीयर, लेकिन बाद में द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ लॉ वर इनॉर्मस एंड द consumer commission was compelled to allow advocates to appear because the petitioners always could not represent their cases properly, especially in matters relating to property and other things. कोई छोटा मोटा सामान खरीद लिए तो that is in person वो कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहाँ complications of law are involved तो वहाँ only an advocate will be able to represent the petitioner properly in the case. The state government of Maharashtra, सामने जो कंज्यूमर कोर्ट पे सामने जो मतलब पार्टी होती है, अगर वहां जी पर जी, एडवोकेट आ गया तो नहीं तो आता ही तो है, अदर साइड एडवोकेट दे देगा तो मतलब हालत खराब हो जाएगी फिर, तो बिकॉज ही आपको विल तो ऑलवेज। जैसे ही एडवोकेट आया तो ऐसे आपको एडवोकेट तो देना ही पड़ेगा, दैट इज इम्प्लाइड प्रिंसिपल ना। अभी नहीं वो जैसे था पहले, जैसे अभी नहीं क्या पहले बोला होता था है, कि एडवोकेट, जी जी जी, बोलिए सर। डिपार्टमेंटल इंक्वायरी में क्या होता है कि अगर प्रेजेंटिंग ऑफिसर इज जी लॉ जी ग्रेजुएट, नॉर्मली जी एडवोकेट जी, आर नॉट अलाउड इन करेक्ट सर, इन डिपार्टमेंटल इंक्वायरी जो होती है ना उसमें नहीं होता है। लेकिन बिल्कुल। अगर प्रेजेंटिंग ऑफिसर इज लॉ मतलब लॉ ग्रेजुएट, वेदर ही इज मतलब एडवोकेट तो होगा ही नहीं क्योंकि डिपार्टमेंट का ऑफिसर होता है, वो तो तो हाँ हाँ सामने वाला बंदा एडवोकेट को एंगेज कर ही सकता है। हाँ, रिप्रेजेंटेशन देने से वो एक्सेप्ट करना ही होगा फिर उनको, बिल्कुल हम्म, सर। सही। और दूसरी बात ये है कि मैं तो इसको थोड़ा सा और आगे लेके जाता हूँ कि इफ इंक्वायरी ऑफिसर और फॉर दैट मैटर डिप्टी अथॉरिटी इज आल्सो लॉ ग्रेजुएट, देन द डिसिप्लिनरी इंक्वायरी शुड बी कंडक्टेड, मतलब जो डिफेंस है उसको तो थ्रू एन एडवोकेट, उसको जी जी, एडवोकेट करना ही पक्की बात, पड़ेगा। थ्रू एन एडवोकेट। हाँ, अभी ये क्या बोल रहे हैं लिखा में आगे, हेड Head नोट। note ही पढ़ता हूँ मैं। Legislation was undertaken by different states, placing restrictions on transfer of lands by members of scheduled castes and tribes in pursuance of the declared policy of the state of safeguarding, protecting, and improving the conditions of weaker sections of the society by providing that such transfer, except in terms of the provisions of the different acts, shall be null and void. अब होता है the state government of Maharashtra by a government resolution appointed a committee to inquire into and report on how far the provisions of the Maharashtra Land Revenue Code 1966, the Bombay Tenancy and Agricultural Lands Vidarbha Region Act, and several other acts, all and sundry, belonging to the scheduled castes, and to suggest suitable amendments, if any, of the existing provisions were found to be, if any of the existing provisions are found to be inadequate. The committee, matlab, it went on a, shall we say, a fact-finding mission of going through all the acts and the relevant questions involved in that, whether that was adequate to cover and protect the scheduled tribes or the scheduled castes. The committee submitted its report and pointed out that in spite of Section 36, subsection 2 Maharashtra Land Revenue Code 1966 and analogous provisions in the earlier land revenue laws, these were not found sufficient, and the persons belonging to the scheduled tribes, because of their poverty, lack of education, and general backwardness, had been exploited by various persons and deprived of their lands, and recommended provision should be made for restoring to persons belonging to scheduled tribes the lands which had been duly transferred to other persons. मतलब कोई कुछ पैसा वैसा देकर लिखवा लिया होगा या धमका कर लिखवा लिया होगा. After considering the aforesaid recommendation, the state government of Maharashtra enacted the Maharashtra Restoration of Land to Scheduled Tribes Act 1974. It is in the ninth schedule of the constitution. So ये facts of the case में आ रहा, the appellant purchased agricultural land from father of respondent number 2, who was a scheduled tribe obviously. अरे इतना बड़ा बना दिया, रहने दो, मत पढ़ो इतना, कहाँ है नहीं ये? तो हम लोग जाते हैं. हाँ, ये क्या हाँ, बोल रहे? our constitution permits and even directs the state to administer what may be termed distributive justice. The concept of distributive justice in the sphere of lawmaking connotes the removal of economic inequalities and rectifying the injustice resulting from dealings or transactions between unequals in society. Law should
be used as an instrument of distributive justice to achieve a fair distribution of wealth among the members of the society based upon the principle from each according to his capacity to each according to his needs. Distributive justice comprehends more than achieving lessening of inequalities by different taxation, giving debt relief, or distribution of property owned by one to many who have none by imposing ceiling on holdings, both agriculture and urban, or by direct regulation of contractual transaction by forbidding certain transactions and perhaps by requiring others. The present litigation is a typical illustration of the concept of distributive justice. It is nothing but a remedial measure in keeping with the policy of the state for rendering social and economic justice to the weaker sections of the society. It is intended and meant as an instrument for alleviating oppression, redressing bargaining imbalance, cancelling unfair advantages, and generally overseeing and ensuring probity and fair dealings. देखिए ये कोर्ट क्यों आया, मतलब यदि उसको हम लोग मान के चलते कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है कोर्ट में जा ही नहीं सकता, लेकिन वो एक बता दिया ना कि एप्लीकेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल जहाँ सही नहीं होगा, कोर्ट कैन इंटरफेयर बिकॉज अदरवाइज देयर विल बी inequality, oppression, huh, imbalance, unfair advantage to a particular section. अब ये दूसरा केस का रेफरेंस भी दे रहा है, मंचे गौड़ा एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका. उसमें सेल गिफ्ट मॉर्गेज ये सब जो है सब डिविजनल ऑफिसर्स विल ओवरसी. The legislature therefore stepped in and reopened such transactions by directing that lands be restored. मतलब उसका रेफरेंस यहाँ दे रहा है. We are concerned with our with the law, with the basic law. it is The purpose was only to show the public that it is permitted for the the legislature court to make a classification on the basis of law to operate, which is what is necessary is that there must be a reasonable nexus between between the the basis of classification and classification, the time, and the ठीक है. The act adopts this. Okay, the appellant who were transferred from members of scheduled castes cannot possibly plead the cause of members of ठीक है. There is no question of any differential this ठीक है. The expression non-tribal ये भी चलेगा. A person enrolled ये भी चलेगा. Apart from the provision of यहाँ ये क्या है? therefore देखिए section 9 is therefore an unconstitutional restriction on advocates' right to practice their profession. ये बोला था. Person enrolled as an advocate under the Advocates Act is not ipso facto entitled to right of audience in all courts unless Section 30 of the Advocates Act is first brought into force. The right of an advocate brought on the rolls to practice is just what is conferred on him by sections 14(1)(a), b, c of the Bar Councils Act 1926. अच्छा, apart from this provisions of Article 22, ये आपका clause 1 of the Constitution, by which an accused who is arrested and detained in custody is entitled to consult and be defended by a legal practitioner of his choice. No litigant has a fundamental right to be represented by a lawyer in any court, in all other matters, in suits or other proceedings in which the accused is not arrested and detained on a criminal charge. The litigant has no fundamental rights. ये होल्ड किया था, लेकिन देखिए सर नीचे जाते हैं थोड़ा सा. The legislature felt that for implementation of the legislation, it would not subserve the public interest if lawyers were allowed to appear, plead, or act on behalf of the non-tribal transferee. The tribal or non-tribal are unequally placed, and non-tribal transferee, being a person belonging to the more affluent class, would unnecessarily protract the proceedings before the collector under sections 3, 1, and 4 by raising all kinds of pleas calculated to delay or defeat the right of the tribal for restoration of his land. The proceeding before the collector have to be completed with sufficient dispatch and the transferred lands restored to a tribal without any of the law's delays. तो सर आप जो बोल रहे थे वही पढ़ते हैं, इसमें क्या बोल रहा है ये नीचे मैं देखते सर ये बोल रहा है कि मतलब जो नॉन ट्राइबल है उसके पास मान लीजिए पैसे का ताकत ज्यादा है, इन्फ्लुएंस है, तो वो एडवोकेट खड़ा कर देगा. लेकिन जो ट्राइबल है वो बेचारा गरीब है, तो वो एडवोकेट नहीं ला पाएगा. तो इफ लॉयर्स आर अलाउड टू अपीयर एंड प्लीड एंड एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द नॉन ट्राइबल ट्रांसफरीज, द ट्राइबल एंड नॉन ट्राइबल विल बी अनइक्वली प्लेस्ड.
So and the here non it says that non-tribal will not be allowed to engage advocate. ये be बोल रहा है ये? represented by an advocate, ये बोल रहा है। मतलब Okay. only in the case of हाँ tribals where वो land yes, transfer is involved. This is for a particular case only. वो पैरिटी ये के सिर्फ चक्कर एक है ना, वहां पर गड़बड़ कर देगा हाँ वो, हाँ मतलब एक हाँ, तरफ तो ज्यादा ये बैलेंस गड़बड़ हो जाएगा, टिल्ट हो जाएगा। हाँ जी 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 जी, तो ये पर्टिकुलर इस केस के दायरे में ये रहेगा वो। दिस विल नॉट बी एप्लीकेबल एवरीवेयर, ये भी व्यूअर्स को पता चलना चाहिए कि इसमें बोल दिया तो किसी में एडवोकेट खड़ा नहीं कर पाओगे, ऐसा नहीं है। दिस इज ओनली टू गिव अ लिवरेज टू द ट्राइबल्स बिकॉज दे आर नॉट पब्लिक को ये मालूम पड़ना चाहिए कि अगर सामने वाली पार्टी को एडवोकेट खड़ा करने का अधिकार है, तो तो आपको भी हमारा भी। अधिकार है। सीधी बात तो जी ये जी है, जी 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 उसमें ऐसा नहीं है। और अगर सामने वाला बंदा जो है वो एडवोकेट एंगेज नहीं, इसीलिए आज की डेट में कोर्ट भी आपको लीगल एड देता है, आप एडवोकेट ले सकते बिल्कुल सर, हो। सुप्रीम कोर्ट तक लीगल एड, फ्री लीगल एड है। यदि कोई नहीं दे पाता, फाइनेंशियली एफ्लुएंट नहीं है, तो दे कैन ऑलवेज make an make a request before the court. The court will accordingly appoint an advocate. Amicus curiae हो या legal aid से कोई आए, जो भी हो, मतलब sometimes amicus curiae is appointed on the spot, जो हाई कोर्ट में होता है। किसी को भी एडवोकेट को बोलता है यार, जैसे मैं हूँ मजुमदार, तुम ले लो इसको। अभी इसको देखते हैं दूसरे वाले में क्या बोल रहे हो। तो कहने का मतलब यही था हम लोगों का कि राइट नहीं चला जाता कोर्ट का। यदि देखा जाए कि स्टेट अपना काम सही ढंग से नहीं कर रही है, तो इट कैन ऑलवेज गो टू द कोर्ट। लक्ष्मीकांत पांडे है शायद ये। जी जी 87 ना। हाँ हाँ हाँ, यही है यही है यही है सर, एकदम यही है। अच्छा, ये डिवीजन बेंच है, रंगनाथ हाँ, मिश्रा और पीएन रंगनाथ भगवती। मिश्रा, पीएन भगवती। ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू, नीचे चले जाते हैं ये। दिस इज बेसिकली अबाउट अडॉप्शन। Duty of the government to the Supreme Court in the judgment and the supplemental judgment has formulated the normative and procedural safeguards to be followed in giving an Indian child in adoption to foreign parents. Since there were certain difficulties in implementing the aforesaid norms and principles, the petitioners moved the present criminal miscellaneous petitions for seeking clarification, further directions in the matter. Held, when the court makes an order appointing a foreign parent as guardian of the child with a view to its eventual adoption in the foreign country, the court will provide such amount shall be paid to the scrutinizing agency for its services as the court thinks reasonable, having regard to the nature of the case and the extent and volume of the services rendered by the scrutinizing agency. In the case of an application for appointment of a foreign parent or guardian of a child, the court would be justified in directing payment of whatever the amount, reasonable amount जो होगा, in appropriate cases where the court as the court so thinks fit, such amount may even exceed this 500 rupees उस समय का जो था। This direction will also apply mutatis mutandis in cases where an Indian parent seeks, मतलब एकदम ditto। उल्टा भी कर सकते हैं, हाँ वाइस वर्सा। हाँ, जी जी जी। All nursing homes and hospitals which come across abandoned or destitute children shall find such children abandoned, shall inform the government। वही मतलब, they will be sent to foster care homes, whereafter the according to the principles of the Hindu adoption and act जो है, ये सारा केसेस बता रहा है। If a child is relinquished by his biological parents or by an unwed mother under a deed of relinquishment, ये जितना पॉसिबल केसेस है जहाँ चाइल्ड अबैंडन्ड हो जाता है, वो सारा कवर किया है, इसीलिए लेंदी हो गया ये। मेन मुद्दा ये है कि द ये कोर्ट पढ़ो, हैज ये पढ़ो, ये पढ़ो, ये पढ़ो, the 82। government of India is directed to publish at least once in a year a list of recognized placement agencies and all the associate social and child welfare agencies operating in each state in 2 leading newspapers। ये क्यों किया सर जानते हैं?
आप तो जानते ही हैं सर, मैं क्या बताऊं, लोग पैसे लेकर बेचते हैं ना बच्चे, नहीं, तो पब्लिक के बेनिफिट के लिए बता दो ना, उसमें क्या है। जी लोग अबैंडन्ड बच्चे जो है बेच देते हैं, तो देयर मस्ट बी proper recognized placement agency and the associate social or child welfare agencies which must be recognized by the government so that there is no corruption involved. Then to send to the district courts in each state through the high court a list of recognized placement agencies functioning within the state. The recognized placement agency processing the application of a foreigner for being appointed guardian of a child with a view to its eventual adoption should be entitled to recover from the foreigner costs incurred in preparing and filing the application and prosecuting it in the court, including legal. बिना कोर्ट का ठप्पे का कोई मतलब अडॉप्शन हो ही नहीं सकता। मेन मुद्दा केस का यही है, फॉरेनर यदि एप्लीकेशन देता है कि मैं किसी को गोद लेना चाहता हूँ, गार्डियन बनना चाहता हूँ, तो कोर्ट का ठप्पा चाहिए और दैट चाइल्ड मस्ट बी टेकन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड सोशल और वेलफेयर एजेंसी और व्हाटएवर, जिस तरह का मतलब लॉ में बताया गया है। मेन चीज सर यही है इसमें, मतलब कोर्ट विल स्टेप इन। The court entertaining application on behalf of foreigner or for being appointed guardian of with a view to judicial adoption will not insist on security. ठीक है, okay. जी सर, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन ये सब आ जाता है ना इसमें सर, तो इसीलिए ये मैटर आया था। तो ये जरूरी नहीं है कि ये लिखा है ना, जो पार्ट 4 ऑफ द 37 में लिखा हुआ है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन शैल नॉट बी एनफोर्सेबल इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ। तो हाँ, यहाँ तो पर ये यहाँ जी सर, जी सर बोलें सर। Viewers must note this, that wherever there is any discrepancy in implementation of the directive principles, the court has the right to step in. ये leverage है court के पास, otherwise the purpose will be defeated totally. 38 जी हाँ, social, political and 38 economic. social, political and economic justice. अब इसमें है sir, the state shall strive to promote the welfare of the people by securing and protecting as effectively as it may a social order. ये है ना, ये वाला a social order which provides social, political, and economic justice to all its citizens. Article 32, clause 2 says that state shall reduce the inequalities faced by the people on the grounds like income, status, facilities, opportunities, etc. तो फ्री इसमें बाई दे करके, जी हैं, फ्री में बिजली दे करके, पानी दे करके। नहीं, फ्री में बिजली नहीं बोला है, इनइक्वालिटीज ठीक करने के लिए फ्री में कहाँ, तो सबको मिल रहा है फिर तो। फ्री राइड, फ्री बिजली, पानी, उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन तो किया नहीं है कि सिर्फ गरीब को मिलेगा। वीमेन को अलाउ कर दिया है, मान लीजिए जैसे कर्नाटक में हुआ है, तो दे हैव नॉट स्पेसिफाइड व्हाट कैटेगरी ऑफ वीमेन विल बी एंटाइटल्ड टू ट्रैवल इन बसेस फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें झगड़ा हो रहा है। तो 38 में सर वो सेटिंग अप ऑफ डिफरेंट वेलफेयर फैसिलिटीज लाइक मेंटल असाइलम्स, ये सब कवर हो जाता है उसमें। जैसे चाइल्ड वेलफेयर का, वो भी प्रमोशनल पब्लिक वेलफेयर को में। ये मालूम पड़ना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन ने खुद प्रोवाइड किया है कि स्टेट विल इनिशिएट सच पॉलिसी सो दैट द सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक जस्टिस इज अवेलेबल टू द पब्लिक। तो उसके लिए आर कोई भी एक्ट इम्प्लीमेंटेड बनाता है, प्रॉपर्ली। कुछ जी भी करता है, पॉलिसी बनाता है, तो दैट इज जस्टिफाइबल बिकॉज दैट इज अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। 38 जी में जी बोल जी रहे हो। जी जी 39 जी मींस मेंशन ऑल द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी व्हिच मस्ट बी फॉलोड बाय द स्टेट। अच्छा, ये देखिए, जी ऑल But द मेन, वुमेन एंड women सिटीजन हैव द राइट। हाँ, ये देखो, all men, women and children should have the right to an adequate means of livelihood. अब ये भी एक debatable question है, are people still having this right to adequate means? But we are striving towards that. At least the courts are striving towards that gradually. The ownership and control of the people over any material resources under the नहीं नहीं, community should एक be। मिनट, एक मिनट दादा। जी सर, जी सर। एडिक्वेट मीन्स ऑफ livelihood इज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है।
लेकिन अगर कोई काम करना नहीं चाहता तो क्या उसको कैसे जिंदा रखेगा वो? नहीं, एक है काम करना नहीं चाहता, एक है इनकम्पिटेंट आदमी। हाँ मतलब उसको काम दिया गया लेकिन वो काम समझ भी नहीं रहा है, उसका बुद्धि नहीं है कि उस काम को कैसे करें। सो हाँ देयर देयर द स्टेट कांट हेल्प दैट पर्सन। अब किसी को मान लीजिए कोई क्लर्क का नौकरी कर रहा है और गलत एंट्री कर रहा है, या कोई अकाउंटेंट है, इतना बड़ा गलत एंट्री किया कि भाई किसी का नुकसान हो या करोड़ों का, तो वैसा आदमी को तो शो कॉज कीजिए, जो भी कीजिए, वो अलग चीज है, सो उसको हाँ तो रखना ही मुश्किल है फिर। it is the duty of the government to provide adequate means of livelihood. That doesn't mean that everybody किसी को will भी, get the हाँ। livelihood. You have to work for that. You have to slog for that, and you have to qualify for that. It's like that. It's not that you keep sleeping and say that अरे मैं तो भूखा मर गया. भूखा ऐसा मर गया, और जहाँ जहाँ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, वी कैन अप्रोच द कोर्ट कि हम्म हाँ मेरे केस में पर्टिकुलरली समबडी इज बायस्ड, और देयर इज अनइक्वल, आई एम इन एन अनइक्वल फुटिंग, although similarly circumstanced. ownership and So control of the people over हाँ, any material ownership and चीज control है. over हाँ any material resources under हाँ the community should be distributed as it is for the common good of the public. Functioning of the economic system should be such that concentration of wealth and means of production don't result in a loss common to all, which causes detriment to its citizens. अब इसमें वो लेवल प्लेइंग फील्ड का एक क्वेश्चन आ जाता सर। अब जहाँ लेवल लेवल प्लेइंग फील्ड है, वहाँ कोई यदि वेल्थ इकट्ठा कर रहा है या कमा रहा है, तो उसको तो हम बोल नहीं सकते हैं भाई तुम क्यों कमा रहे हो ज्यादा, दे दो, तुम्हारा छीन लेंगे। तब तो फिर कम्युनिज्म के कॉन्सेप्ट पे आ जाएगा ना। देयर मस्ट बी अ लेवल प्लेइंग फील्ड इन सो फार एज द and मीन्स the ऑफ means of प्रोडक्शन production do not result in a loss common to all or which causes detriment to the citizen. सिटीजन्स। तो देखो the functioning of economic system should be such that the concentration of wealth and the means of production do not result in a loss. मतलब बट अगर किसी के पास में पैसा है तो वो तो बिजनेस कर ही सकता है ना. अगर किसी के पास बिल्कुल पैसा बिल्कुल, नहीं है तो क्या वही मैं उसको बोलना बिजनेस चाह रहा था, करेगा क्या? पैसा है कर सकता है, या पैसा कमा रहा हो, बढ़िया बिजनेस कर रहा है। हाँ. हाँ, तो उसमें और कॉमन अगर लॉस किसी को तो ज्यादा अब तुमने होना। लोन दे दिया और वो बंदा दारू हाँ, पी करके खत्म कर दिया तो क्या करोगे? मतलब यू शुड बी कैपेबल ऑफ डूइंग बिजनेस आल्सो ना. वेल्थ और एक्युमुलेट करने के पावर तो होनी चाहिए आपके पास. तो पीपल शुड रीड बिटवीन द लाइंस एंड अंडरस्टैंड व्हाट वाज मेंट बाय दीज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एक्चुअली। मतलब ये नहीं है कि ब्लैंकेट इसको पढ़ के हम लोग समझ लें कि जो लिखा हुआ है दैट इज देयर इन हैज टू बी इम्प्लीमेंटेड टोटली without any I mean thought to what actually was the purpose of this, what was the actual purpose of the directive principles. Then there shall be no gender discrimination, both men and women should get equal pay for equal work, ये तो ठीक है। The health and strength possessed by any worker, men and women under tender age of children, should not be abused, and the citizens should not be forced to enter and indulge in any occupation or profession which is not suitable for the age or strength, not even out of any financial necessity। देखिए, not even out of any financial necessity or economic backwardness। वो यही हम लोग अभी डिस्कस कर रहे ये थे। अभी दिखाने कोई के लिए बैकवर्ड, रखा हुआ है. गरीब लोग इस बात को कहाँ वो करते हैं. और जो जो काम करवाते हैं जैसे ठेकेदार लोग हैं वो कहाँ इस बारे में ध्यान रखते हैं. वो तो कुछ भी होता है. होता है, कोई लेकिन भी अब होता है. कोई यदि कोर्ट जाए उसको लेकर, इफ सम सोशल ऑर्गेनाइजेशन और एनजीओ गोज टू द कोर्ट, तो द redressal by the court will always come ना। कुछ तो redressal होगा ही उसका। Children must be given enough opportunities and facilities so that they develop in a healthy manner in such conditions where their freedom and dignity, including the fact that the childhood and youth remain protected against any form of exploitation and against any sort of moral and material abandonment. हम्म. 39 here talks about free legal aid, जो आप बोल रहे थे सर। It says that the state shall promote justice with the aim of administering justice on the basis of equal opportunity, and shall provide free legal aid through any suitable legislation or schemes which the state may think fit or in other way, so that it could ensure that the opportunities for securing justice are not denied to any citizen because of economic backwardness or any other kind of disabilities.
इसमें 40 क्या था, 40 हटा दिया क्या इसने? 40 सर, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंचायत की बात कर रहा है। अच्छा ठीक है। organization panchayat. The state shall take steps to organize village panchayats and endow them with such powers and authority as may be necessary to enable them to function as units of self government. यही बोल रहा है, इसने ये आर्टिकल में नहीं लिया है एनीवे। अच्छा, 41, state shall make some effective provisions for securing the right to work, etc., in cases of unemployment, old age, disablement, or any other cases acting in its economic capacity and development. It shall promote public assistance. This article is employed as a tenet for numerous social sector schemes like social assistance programs, right to food security, old age pension scheme, ये मनरेगा का जो है, MGNREGA। ये जो कोविड के टाइम में जो फूड सिक्योरिटी जो फ्री बट रहा था, वो यहीं पे आ रहा था, इसी आर्टिकल के अंडर में आ रहा था। हाँ, इसी के दायरे में आ रहा था। जी जी जी। Then securing just and humane work conditions and maternity relief. It says that the state shall create some provisions so that the citizens get easy, just and humane conditions for working. It shall also provide maternity relief for the women. आजकल तो क्रेशे वगैरह सब जगह हो गया है। फेयर वेजेस ठीक है, चलता है, ये जी भी जी, ऐसे ही है। ये ठीक है, इसमें डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ बात क्या कर एंड रहे हो? यहाँ पे उड़ाया क्यों उसने? अच्छा, नहीं उसमें रखा है, लेकिन नीचे लिखा नहीं है। यहाँ पर वर्कर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं ना, हड़ताल हाँ, उड़ताल के बारे 43 में ए। उड़ाया ना उसने, ये देखो। फिर जी, प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव की बात कर रहे हो, ठीक है। वो बोल यूनिफॉर्म, सकता हूँ मैं। हाँ हाँ, 43A। हाँ, 43 ए, participation of workers in management of industries. The state shall take steps by suitable legislation, मतलब कानून बनाना पड़ेगा, or in any other way to secure the participation of workers in the management of undertakings, मतलब government undertakings, state or central establishments or other organizations engaged in any industry, मतलब private को भी cover कर रहा है। ये this was inserted by the 42nd amendment हाँ हाँ, in 1976। जहाँ पर भी कैपिटल ले आएगा सोच लेना ये 42nd जी अमेंडमेंट ही जी है ये। जी जी जी, बिल्कुल सर, बिल्कुल। प्रमोशन ऑफ ये बी भी कोऑपरेटिव। कैपिटल बी भी वही का होगा, ये भी वही का है। जी जी जी, तो उसमें वो वही बोल रहे हैं, प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव। पढ़ना जरूरी है सर ये? नहीं नहीं, आगे चलो, यूनिफॉर्म सिविल जी कोड। जी जी, यूनिफॉर्म सिविल कोड। That state shall endeavour to secure for the citizens and uniform civil code throughout the territory of India। इतना बोल के छोड़ दिया, इतना ही बोलकर छोड़ दिया। And surprisingly, the government is not taking any steps, sadly, to implement this, because there are many inequalities so far as citizens are concerned, and now the time has come to implement this. Otherwise, the citizens don't stand in an equal footing. इन्फेंट एंड चाइल्ड केयर, अच्छा हाँ, वो तो ठीक है। जी सर, प्रोटेक्शन ऑफ शेड्यूल कास्ट, that शेड्यूल is the duty ट्राइब, of the state। प्रोटेक्शन ठीक है। Wildlife, न्यूट्रिशन forest ठीक and wildlife, monuments and places of object of national importance declared by law। है। हाँ, 50 50 हाँ, 50 50 50 separation of judiciary from the executive। 50 क्या है भाई 50? वही, separation of judiciary from the executive। Liberal intellectual principle, 48 article scientific aggregation and human husbandry। 50 कहाँ है? 48 49 ये 50, separation of judiciary from the executive। There should be a line between the judiciary and the executive body of the government in the public services of the state, as it makes it easier for both not to interfere in each other's work and function independently। मतलब दोनों independently function करें, एक दूसरे के jurisdiction में ना घुस जाएं और कुछ गड़बड़ कर दें, लेकिन वाइस वर्सा होना चाहिए।
If the judiciary is very proactive, there'll be a problem. But if the state does not function properly or acts arbitrarily, then the judiciary has to step in. As it make it easier if both do not interfere in each. ठीक है. 51 talks about इसमें भी promotion of international peace and security. अच्छा. हाँ, तो Promote ये security. जुडिशरी वाला उसमें भी कुछ केस रेफरेंसेस है पुराना. Why the necessity of the judiciary to step in? तो हम लोग समझा दिए instead of going to the case again and reading so many pages. Friendly and honorable relation between nations में इसका क्या. अच्छा ठीक है. हाँ, international law and treaty obligations. Respect for international and treaty हाँ, obligation. मेथड ऑफ आर्बिट्रेशन. इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन फोरम है, सिंगापुर में है, फिर आपका ज़ुरिक में भी है. Encourage settlement of international dispute by the this. अच्छा, 42nd amendment की क्या बात कर रहा है ये Four आया. directive principles were added by the 42nd amendment. 39, 39A, 43A and 48A. आप तो ये बोल ही दिए हैं. जहाँ ए लगा हुआ है ये सब उसी में. अच्छा, 44th amendment 78 में 38 clause 2 says that the state shall work to minimize the inequalities in income and endeavor to eliminate inequalities in status, opportunities, etc. only from not only amongst individuals but also amongst all groups of people residing in different areas and engaged in different fields. फिर 86th amendment का बात कर रहा है. आर्टिकल 45 में चेंज लाया गया. Has been made for children between the age of 6 and 14 years. The same article was previously a directive principle. अब नहीं है. State should take care of the children below 6 years of age. अच्छा, टेक केयर का मतलब बच्चा आप छोड़ के चले जाएंगे वो तो नहीं होगा. टेक केयर का मतलब उनको प्रॉपर हेल्थ केयर मिले या जो भी हो. मतलब हाँ, उनको कहीं पर भी चाइल्ड केयर होम न्यूट्रिशनल. में भेजो या हाँ ऑर्फनेज में हाँ भेजो, हाँ. जहाँ पे भेजो, पढ़ाओ लिखाओ, कुछ भी करो हाँ. ऐसा. ये इस तरह ही है. ये नहीं कि गोद में लेकर के बैठ जाओ, सरकार बोले कि ठीक है आजा योगी आदित्यनाथ घर में बैठ के रहे. ऐसा नहीं हो सकता. नहीं, वो संभव ही नहीं है. तो we should be more pragmatic while reading these. 97th amendment of 2011 inserted article 43b in the list of the directive principles. It says that the state shall ये मनमोहन सिंह लेकर के आया था 43B. voluntary formation, autonomous functioning, democratic control and professional management of cooperative societies. लेकिन सारा घपला तो यही होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी में. ये पढ़ो सर. enforceability of the directive principles were not made enforceable by the Constituent Assembly, which was formed to draft the Indian Constitution. But the non-enforceability of the principles does not mean that they are of no importance. There are some arguments which are in favor of its enforceability and some against. Those in favor of enforceability argue that enforceability of directive principles will keep a check on the government and would unite India. For instance, Article 44 talks about Uniform Civil Code, which aims for uniform provisions of civil law for all the citizens of the country, irrespective of their caste, creed, religion or beliefs. ये एकदम सही है. People who are against the enforcement of directive principles are of the view that these principles need not be separately enforced, as there are already many laws which indirectly implement the provisions mentioned in directive principles. For instance, Article 40 of the Constitution deals with Panchayat Raj system, Panchayati Raj, which was introduced through a constitutional amendment, and it is very evident that there are numerous panchayat exist in the country today. नहीं तो ये कोई तर्क नहीं हुआ सर. ठीक है. This has to be kept. Directive principles are necessary. Another argument is that it अगर वो imposes. नहीं रहेगा तो उड़ा देगा वो पंचायती राज पूरा सिस्टम. उड़ा देगा. सब हटा देगा. तो सिर्फ लॉ दूसरा है बोल के ये नहीं रहेगा. अरे कॉन्स्टिट्यूशन आगे है, उसके बाद आपका लेजिस्लेशन है. The merely existence of some statute or act doesn't mean that Gives कि वो no constitution में नहीं protection. होना चाहिए. Gives वो no constitution is protection. safeguarding the statute and act. ऐसा नहीं. Exactly, sir. Another argument
is that it imposes morals and values on the citizens of the country. It should not be clubbed with the law as it is really important to grasp that law and morals मतलब mean various it things. should If not you be impose clubbed with one the of laws, and it is really important to grasp that law and moral area and टाइपिंग मिस्टेक है various. यहाँ कुछ, ये इसमें टाइपिंग मिस्टेक है, If ये we कोई impose one of the opposite, that will generally impede the expansion. ये woke है, नोटंकी कर रही है. हाँ, ये गलत इंटरप्रिटेशन है. एक्सपेंशन इम्पीड कैसे करेगा? ये पीछे है बोल के तो कोर्ट जा सकता है आदमी ना, जहाँ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, लॉ इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है. ये ला सिखाओ का जो ओनर है ना, वो अपना ये कोई केरला वाला बंदा है लगता है, वो बकवास कर रहा है, ऐसा लगता है, मुझे ऐसा हो लगता है. सकता है जी जी जी. नहीं, गड़बड़ तो है इसमें, ये कोई तर्क नहीं हुआ. प्रोटेक्शन नहीं, ऑफ इसको वुमेन इन द अगर कोई कंट्री आईएएस के एग्जाम में लिख देगा तो बेचारा उसको काट के फंस रख जाएगा देगा. वो. नहीं, फंस जाएगा क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन सर्वोपरि है, उसके ऊपर सब कुछ बना हुआ है. उसी में से हटा दिया जाएगा तो अगर प्रोटेक्शन कहाँ रहेगा फिर? अगर तुम्हारे को लॉ के बारे में आर्टिकल लिखना है मेरे भाई, थोड़ा सा केयरफुल रहो, अपना अपना मत घुसेड़ो. कुछ भी करते रहते लोग. DPSP covered the article 36 in the part that it mentioned protection of women and this. Okay. वो ठीक है, सब ठीक है. यूनिफॉर्म which are considered some of the essential in making. ठीक है, वेलफेयर लॉज स्टेट फॉर वेलफेयर स्टेट. गवर्नमेंट दे क्या. Although non-justiciable, they provide a set of guidelines for the government for its functioning in the country. लेकिन if the जस्टिकेबल. government if the government is not functioning properly, not implementing these guidelines, then the court will step in. अभी तो इंस्टेंस हम लोग देखे, ये जितने केसेस आए पुराने हैं सब, तो डेफिनेटली द कोर्ट्स थॉट इट फिट टू स्टेप इन ना. समस्या ये है, इज ये इट कैसे लिख देता है ये? द गवर्नमेंट को ऑप्शन थोड़ा देना है, गवर्नमेंट को मैंडेट करना है ना, इट शुड बी मैंडेटरी, करना ही है. ऑप्शन का क्या मतलब है, क्या वो बोल रहा है ना, अगर वो मैंडेटरी नहीं होता तो कॉन्स्टिट्यूशन लिखने वाले लिखते क्यों थे? रखता ही नहीं, फिर तो रखता ही नहीं. ऑप्शनल तो है ही नहीं. एक्चुअली ये गड़बड़ है, वो जो 37 है ना, वो गड़बड़ है. 37 में थोड़ा अमेंडमेंट होना चाहिए मेरे ख्याल में. 37 होता है ना कि इट शुड नॉट बी अंडर द जुडिशियल स्क्रूटनी करके जो बोल रहा है ना. नहीं, तो उसका तो फिर वो एक्सप्लेनेशन दिया ना, सुप्रीम कोर्ट जब बोल दिया है तो फिर उसके ऊपर तो और कुछ है नहीं. दैट इज ऑल्सो लॉ ना. जहाँ काम नहीं हो रहा हो, डायरेक्टिव प्रिंसिपल इंप्लीमेंट नहीं हो रहा हो, नुकसान हो रहा हो किसी को, तो कोर्ट्स आर ऑलवेज देयर. तो सुप्रीम कोर्ट इज द एपेक्स कोर्ट ऑफ द लैंड. वो जब जजमेंट दे रहा है तो दैट इज ऑल्सो लॉ. नहीं, उन्होंने मेरे ख्याल में जो फ्रेमर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन थे, उन्होंने ये वर्ड इसलिए यूज किया होगा कि मतलब दिस इज ऑब्लिगेशन ऑफ द स्टेट ना. हाँ, तो वो बोलने का मतलब तो वही है. capable of fulfilling it, why somebody should go to the court? करेक्ट सर. इसीलिए नहीं, कोर्ट का तो लास्ट ऑप्शन रखा गया. जहां नहीं इम्प्लीमेंट हो रहा डायरेक्टिव प्रिंसिपल, वहां तो आदमी कोर्ट नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा? बिकॉज गवर्नमेंट माइट नॉट टेक एनी एक्शन ना. नहीं, वो भी तो बाद में वेंकट ये जो पीएन भगवती और ने उसको वो किया ना, लाके अपना जी 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 रप्पा रेड्डी और लेकर के आया. मैं ये बोल रहा हूँ कि जिस समय कॉन्स्टिट्यूशन लिखने वाले होंगे, उन लोगों ने ये मामला फोर्सी किया ही नहीं होगा कि गवर्नमेंट विल नॉट इम्प्लीमेंट दीज थिंग्स. लाइक वो तो करेक्ट सर. आई एग्री विथ यू टोटली. करेक्ट. दिस इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट ना. करेक्ट. नहीं तो लिखते हो एक लाइन और ऐड करते, प्रोवाइडेड हाउएवर वेयर दिस डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर नॉट इम्प्लीमेंटेड, द they would have citizen not has the right to approach. the government of the day will shirk from the responsibility. ऐसा करेक्ट करके सर. किया होगा उन लोगों ने, जैसे कि अभी सर कर ही रहे हैं. अब ये कहाँ ये आर्टिकल 44 को इम्प्लीमेंट करने के चक्कर में पड़े. नहीं सर, वो जवाब नहीं दे रहा. तो केस आया था एक दफे, फिर उसके बाद तो कोई गवर्नमेंट ही जवाब नहीं दे रहा है. वो तो क्या है, अभी 2018 में वो लॉ कमीशन ने क्या बोला था, इट इज नॉट द राइट स्टेज टू गो इनटू इट. 2018 में सोचो. नहीं, क्यों सर, क्यों? मैं पूछ रहा हूँ. देयर मस्ट बी सम आर्गुमेंट. राइट स्टेज, दिस इज नॉट द करेक्ट 2018 में जब उसने सबमिट किया था, टाइम. उस 2019 के इलेक्शन ड्यू थे.
तो गवर्नमेंट ऑल्सो नेवर वांटेड टू antagonize a section of the people. हाँ, और दूसरा क्या है, वो अयोध्या का प्रॉब्लम चल रहा था ना, तो उन्होंने सोचा कि एक और मामला नहीं उठा के रख देंगे, तो कहीं ऐसा ना हो कि पूरा 2019 में गवर्नमेंट ही चली जाए। जी जी जी। ये लोग पॉलिटिकल डिसीजन होता है ना। लेकिन सर अभी तो नाउ इट्स द राइट टाइम, अभी क्या है, अब तो अभी कोई तो कल बोल प्रॉब्लम ही नहीं। दिया ना उसने, प्राइम मिनिस्टर ने बोला ना, ये क्या नाटक है, एक घर में दो तो कानून थोड़े चलेंगे, ऐसा बोल रहा हूँ। बिल्कुल सर, और दूसरे जगह दूसरे कंट्रीज में तो ये पूरा इम्प्लीमेंटेड है। अरे हाँ यही थोड़ी यही यही जो ये सरिया को मानने वाले हैं, जब ये ब्रिटेन में आते हैं, फ्रांस में आते हैं, अमेरिका में आते हैं, तो यहाँ का रूल मानते हैं, यहाँ पे तो चुपचाप एकदम मान लेते हैं। यहाँ हाँ, पर तुम हमारे लिए सरिया एक्ट लाओ। मानेगा ही नहीं, अंदर कर देगा सीधा। हाँ, अच्छा दूसरा क्या बोल रहा है, डीपीएसपी गिव्स द फिलोसफिकल फाउंडेशन, फिलोसफिकल ध्यान में आया? फाउंडेशन हाँ, ठीक है। आया ना, ये फिलोसफिकल हाँ हाँ। फाउंडेशन की बात कर रहे हो, ओके। हम्म। मतलब आपके अंदर से आना चाहिए कि मुझे ये करना है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया, देखिए, टू हाँ, सिक्योर इट थ्रू वेलफेयर लेजिस्लेशन, मतलब लेजिस्लेशन मस्ट बी फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल दैट्स एंड व्हाई इट्स। दैट्स व्हाई दिस इज ऐसा करके आया है, ये इसीलिए ऐसा है। लेकिन इसमें वो प्रोवाइडेड हाउएवर करके देना चाहिए था। द नेचर इज मोर, वो इतना ज्यादा भी कहाँ बेचारा, वो तो स्टूडेंट के लिए लिख रहा है ना। जी जी। Guide for the government. This is a guide for the government in making policies and laws for securing justice and welfare. It's like continuity in governance of the country in a democratic system by making different policies and laws. These guidelines are important because it ensures that every government should follow the set of principles in the form of directive principles while formulating its laws. Laws बनाने के टाइम में ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को दिमाग में रखते हुए बनाना चाहिए, नहीं तो फिर कोर्ट आ जाएगा। हाँ, नहीं तो कोर्ट आ जाएगा, यस, हाँ ये है, नहीं तो कोर्ट आ जाएगा। जी जी if you जी। are not if you are deviating from all these guidelines from 36 to 51, then the court will come, और वहीं पर वो इसीलिए बोल रहा है कि दोनों का, एग्जीक्यूटिव का और जुडिशरी का एक हाँ, अपना डोमेन है, वहीं there पर वो must be a correct yes, yes. correct distinction between the two. There must be a dividing line. One will not cross into the jurisdiction of the other. जैसे क्रॉस करोगे वैसे तुम्हारे कोर्ट पकड़ेगा, लेकिन क्या कर रहे जी हो तुम, जी समझा कर रहे हो, जी yes. जी। फिर गाइड हो जाएगा, उसके बाद में सोर्स ऑफ कम्युनिटी ऑफ, अच्छा ये क्या, दिस पीयर लाइक ए सोर्स ऑफ कम्युनिटी, ठीक है। अब वही चल, कंटिन्यूटी ऑफ गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, बिकॉज इन अ डेमोक्रेटिक सिस्टम गवर्नमेंट हाँ, चेंजेस। इलेक्शन, रेगुलर इलेक्शन होना चाहिए। फिर क्या है, मेक डिफरेंट पार्टीज एंड लॉज फॉर द कंट्री, द प्रेजेंस ऑफ सच गाइडलाइंस इज रियली इंपॉर्टेंट, बिकॉज हाँ, नहीं तो पूरी पूरी गवर्नमेंट आएगी, हाँ दूसरा पूरा सब चेंज करके बिल्कुल रख देगी, वो सब बिल्कुल पॉलिसी को बिल्कुल। उठा के फेंक देगी, बोलेंगे नहीं इसीलिए ये तो नहीं इसको करना, ये रखा नहीं गया करना। कॉन्स्टिट्यूशन में एज अ सेफ गार्ड। Can be called as positive direction for the state which helps in securing social and ये भी economic सही। हाँ हाँ, एकदम सही है ये। अच्छा दूसरा ये DPSP भी देख। और फंडामेंटल राइट, अच्छा हाँ, ये देखो, दे हाँ, आर सप्लीमेंट्री टू फंडामेंटल राइट, योर फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट इज प्रोटेक्टेड because government or state has been given certain guideline. Otherwise those fundamental laws cannot be applied also. नहीं तो वो तो बोलेगा ना, हम नहीं करते, जाओ हाँ कर हाँ। लो जो कुछ करना है तुम्हारे को, अगर ये ना होते तो। और एक बढ़िया, द एक अच्छा चीज यहाँ लिखा है, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स मेक इट पॉसिबल फॉर द पीपल टू मेजर द वर्थ ऑफ अ गवर्नमेंट एंड इज वर्किंग। तो वोट देने के पहले सोचना चाहिए, हाँ कैसे इम्प्लीमेंट किया है, किस तरह का कानून बना है, किसको नुकसान हो रहा है, किसको फायदा हो रहा है। तो बिफोर voting, casting one's franchise, exercising franchise, one has to see how the government is functioning, whether they are implementing these principles or not. A manifesto of the nation बोल रहा है, they reflect the ideas and views which were in the mind of the drafters while drafting the constitution. They reflect the philosophy, these reflect the philosophy behind the making of the constitution and hence provide useful information to the courts. देखिए यहाँ कोर्ट का बात कर रहा है, in interpreting the existing provisions in the constitution and coming up with better laws and policies. तो कोर्ट को हटा ही नहीं सकते हैं ना, लास्टली तो दे विल ऑलवेज स्टेप इन if the guidelines are not followed. any policy framed by any government for that matter which contravene
आर्टिकल 12 टू 35 वो गड़बड़ कर जाएगा, फिर वहां पे फंडामेंटल राइट को जी तो जी, वो कोई खत्म ही हो कॉम्प्रोमाइज जाएगा। नहीं कर सकता वो। हाँ, ओके। एकदम सही सर। ये कहाँ से लाए हैं इसको, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल लाए कहाँ से ये लोग, देखते हैं अभी इसकी हिस्ट्री कहाँ से आई, आया कहाँ से। हाँ, ये विकिपीडिया में शायद मिल जाएगा हम लोग को, नीचे देखते हैं कहीं बोला होगा तो। डायरेक्टिव प्रिंसिपल डू नॉट सीम्स टू बी वेरी रिजिड इन द मीनिंग हाँ, ये एंड तो मानता हूँ मैं, नॉट रिजिड बट इंटरप्रेटिंग एंड अप्लाइंग दिस प्रिंसिपल इन अरे अकॉर्डिंग आत्मा विद द की आवाज तो सिचुएशन। है, आत्मा की आवाज तो है, तुम निर्दयी थोड़ा बिल्कुल मान बिल्कुल। सकते हो। नहीं, फिर समय के सिचुएशन के ऊपर भी तो निर्भर करेगा कि क्या हाँ, है। सिचुएशन सही नहीं है, अगर देयर डिस्पैरिटी, देन दीज हैव टू बी इम्प्लीमेंटेड प्रॉपर्ली। और ये एक ऐसी चीज है जिसमें कोई भी गवर्नमेंट है वो कुछ भी इंसर्ट कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड करके कि हाँ भाई ठीक है, 47 में कॉन्स्टिट्यूशन के फेवर ने नहीं सोचा होगा, और आज कोई अगर पॉलिसी बनानी है तो उसके लिए भी जी वो जी। कोई अलग तरीके से पॉलिसी बनानी है टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ हिजड़ा, और फॉर दैट मैटर वो जो आज की बोलते हैं ना कि मैं तो दिन में सोचता हूँ कि मैं लड़की हूँ, लड़का होने के बावजूद हाँ भी हाँ उनके राइट को भी प्रोटेक्ट करने के लिए कोई फिर बना सकते हैं ना, तो यही यही घुस सकता है वो हाँ सारे के हाँ सारी हाँ। जो पॉलिसी बनेंगी वो यहीं पे आएंगी। जी जी जी। Thus, the inclusion of the part 4 which contains the directive principle of state policy proved to be very तो useful. मेहता साहब का आर्गुमेंट तो वही था कि स्टेट विल टेक केयर ऑफ दिस बाय लेजिस्लेशन। हाँ, चुप रहो ना तुम व्हाई कौन हाँ, होते हो व्हाई बोलने शुड वाले? द कोर्ट स्टेप इन एट द इनिशियल स्टेज, मतलब कोई पिटिशन फाइल कर दिया विदाउट कॉन्टेम्पलेटिंग ऑन द मैटर, लेट द स्टेट कॉन्टेम्पलेट एंड फ्रेम इट्स लॉज, तब गड़बड़ होगा तो कोर्ट विल ऑलवेज स्टेप इन। उनका आर्गुमेंट तो यही था। ये सारा बता रहा है क्या क्या, हैंडीक्राफ्ट बोर्ड, ये रोजगार देखिए योजना। द्वार और जो गाना जो हाँ, आई थी ये आ गई ना, स्वर्ण जयंती ग्राम से जो आ गया, मनरेगा आया गया। संपूर्ण ये ग्राम देखो रोजगार प्रगति वाला। योजना, महात्मा गांधी मनरेगा वाला, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, फ्री एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 कंपल्सरी, हाँ, SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट, ये भी बहुत खतरनाक कानून है, इसलिए कि इफ मिसयूज्ड, इसमें बहुत गड़बड़ होता है, मिसयूज होता भी है। गवर्नमेंट के विम्स एंड फैंसी पे डिपेंड करता है वो। ये क्या है, कंफ्लिक्ट क्यों? कॉन्फ्लिक्ट सप्लीमेंट्री टू ईच अदर तो बोल रहा है, फिर कॉन्फ्लिक्ट अराइजेस समटाइम्स एज सीन बाय वेरियस लेजिस्लेशंस। हाँ, लेजिस्लेशन गड़बड़ करने से तो कॉन्फ्लिक्ट तो हो गई, उस हिसाब से बोल रहा है ये। नहीं तो फिर क्या, ये क्या है फिर? हाँ, एनी लॉ विच इज इन कॉन्ट्रवेंशन टू द प्रोविजन मेंशन इन पार्ट 3 अल्ट्रा वायरस। तो यहीं पर तो कोर्ट को आप वो पावर दे देते हो कि हाँ अगर हाँ, कोई भी आपने एक्ट पॉलिसी बनाई, कोई एक्ट बनाया विच इज इन कंट्रवेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट, तो कोर्ट उठा के फेंक देगा उसको। फेंकता ही है सर, इसीलिए तो देखिए सब में। ऑन द अदर हैंड ड्यूटी आर नॉट इन्फोर्सेबल इन एनी, ठीक है वो मैं मान लेता हूँ इन्फोर्स नहीं करवा सकता, लेकिन वो कह तो सकता है कि तुम इस लाइन पे चलो। हाँ, तो सही इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है उसी के। merely because it is against the provision given, ठीक है। लेकिन सर इसमें जाइए, गोलकनाथ केस में इट वाज हेल्ड दैट द प्रोविजन मेंशन्ड अंडर पार्ट 3 as fundamental rights cannot be undermined just to implement the provisions given under part 4, which enlists some important guidelines for the state in the form of, so both should be read in conjunction with each other, लेकिन fundamental। टू साइड गोलकनाथ केस व्हिच हैज बीन ओवररूल्ड आफ्टरवर्ड्स, क्या इसको लिखना चाहिए इनको? उस समय का जो था वो लिख रहा है, ठीक है, अभी का मिनरवा। लिखा होगा 2013 का होगा ना, अभी क्यों लिख रहा है फिर ये? अभी नहीं लिखना चाहिए था, लेकिन ठीक है, फिर भी ठीक है, जो मतलब हम लोग जो कन्वे करना चाह रहे हैं, मेनली मुद्दा वही है इसमें। ये देखो मिनरवा, इसमें तो गया ना वो मिनरवा मिनरवा मिल। मिल्स में restored article 31C to its pre 96 76 position, मतलब इसको ओवररूल करके, ये पहला वाला केस, law would be protected by article 31C only in the case if it has been made to implement article 39B and article 39C of the directive principles and not other directive principles included in part 4।
There is a fine balance in the Constitution between directive principles and fundamental rights, which should be adhered by the courts without placing any of them as superior. अगर ये बात कर if any of them are not superior, then both are on equal footing. The directive principles must complement the fundamental rights. क्यों सर? नहीं तो फिर उसका मतलब महत्व ही खत्म हो जाएगा ना पूरा. ये क्या सही नहीं लिख रहा है यहाँ बहुत चीज. ठीक है भाई. Their ये क्यों? importance and their violation cannot be challenged in the court. ये तो गलत बोला है, खुद कोर्ट का रेफरेंस Their है. violation means what? If I club this violation with fundamental right तो चले तो करूंगा अपने आप हो जाएगा ना, अपने आप हो जाएगा, बिकॉज वन कॉम्प्लीमेंट्स द अदर. फंडामेंटल राइट्स अपने जगह पे, लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स विल अप्लाई. द प्रिंसिपल्स फॉर्मुलेटेड देयर विल गिव स्ट्रेंथ टू द फंडामेंटल राइट्स. ऐसा है सर. विल गिव स्ट्रेंथ, will add to the strength of the fundamental rights. तो फिर क्यों क्यों चैलेंज नहीं होगा जहाँ इन्फ्रिंजमेंट हो रहा है. ये लिखने का उसका तरीका सही नहीं है. एनीवे सर, हम लोग तो अपना क्लियर हैं इन आवर विजन. ये अपना कुछ डाल दिया है, अपना मतलब अपना व्यूज डाल दिया है. नहीं पढ़ना उसको. देखिए, द कोर्ट सेड इफ अ अभी कॉन्फ्लिक्ट ये अराइजेस. लिखने के ये लिख रहा है ये तो ऊपर हाँ क्यों फिर बकवास कर रहा है ये. हाँ, तो यही तो बोल रहा हूँ. But if even after applying the doctrines of interpretation, the conflict, the two should not, the harmony between the two, मतलब the fundamental rights and directive principles should not be disturbed. Harmony, देखिए harmony word use कर रहा है. तो यही तो हम लोग बार बार we are trying to emphasize upon this. क्यों है जरूरी? There must be harmony between the fundamental rights and the directive principles. Then format should be upheld. Then the format should be upheld करके बोला ना वो. ये यहाँ पे आ रहा है ना. ना, In but case of even any नहीं, conflict. लेकिन if the but if even after applying the doctrines of interpretation, the conflict doesn't resolve the grievance. ये हाँ, अगर डॉक्ट्रिन then ऑफ the former हार्मनी should be upheld. जो आप बोल रहे हैं कि fundamental डॉक्ट्रिन ऑफ right. हाँ कॉर्पोरेट पिटिशन लेकर के आए, हाँ आपने हाँ हार्मोनियन कंस्ट्रक्शन किया, ये किया वो किया, फिर भी कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व नहीं हो रहा है. हाँ, देन तो द fundamental rights will apply. फंडामेंटल राइट शुड बी गिवन मोर इम्पोर्टेंट देन हाँ, डीएस. ये बात तो आप शुरू से ही बोल रहे हैं सर. यही तो आप बोल रहे हैं. क्या तमाशा है यार, कुछ भी लिखते हैं लोग. मद्रास चम कमिटी क्या बोल रहा है. ये बोल रहा है if any lies contravention to the provision mentioned in this, the article considered would be. हाँ बराबर है, ठीक है, नो higher प्रॉब्लम. pedestal का यस fundamental right, यस तो यस. ठीक है. हाँ ठीक है, ये भी वही है. और क्या, गोलकनाथ में भी वही है. केशवानंद भारती भी वही है. ये क्या बोल रहा है उसमें इसको भी तो वही है. डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑन अ हायर पोजीशन देन फंडामेंटल राइट्स. लेकिन दैट हार्मनी शुड बी मेंटेन्ड. वो चीज नहीं लिखा है. नीचे देखिए लिख रहा है, आफ्टर दैट मिनरवा मिल्स में बोला है ना, हार्मनी बिटवीन द टू शुड बी मेंटेन्ड. तो हम लोग तो इसी को पकड़ के चलेंगे ना. हार्मनी बिटवीन द टू शुड बी मेंटेन्ड, नहीं तो इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं होगा. तो ये तो आप शुरू से आप भी बोल रहे हैं, मैं भी बोल रहा हूँ. गवर्नमेंट को चलाने के लिए जो बैलगाड़ी है, गवर्नमेंट बैलगाड़ी है, तो एक पहिया जो है फंडामेंटल राइट है, एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल है. अगर एक भी गड़बड़ करेगा तो गाड़ी नहीं चलेगी. गाड़ी चलेगी नहीं. बिल्कुल सर. तो बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर. यस. दोनों बैलों को एक ही साइज का होना चाहिए. हाँ, स्ट्रेंथ भी सेम होना चाहिए. एक कमजोर हो, एक ताकतवर हो, तो फिर दिक्कत आ जाएगी. तो ये जो पॉलिसी अभी, जैसे मतलब मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता, कोई भी जी जी गवर्नमेंट फॉर जी. दैट मैटर जो अभी सेंटर के खिलाफ है और वो कोई एक पॉलिसी बनाती है विच कंट्रावीन फंडामेंटल राइट, तो वो कहीं ऐसा तो नहीं कि जानबूझ के बनाती हो कि चलो ठीक है, कोर्ट को मौका मिलेगा, वकीलों को मौका मिलेगा कमाने के लिए. हमें तो मालूम हाँ, है ये गलत पॉलिसी बना रहे हैं. नहीं, एक ये, दूसरा है कि देखता है कि कोर्ट कितना जागरूक है, सू मोटो कॉग्निजेंस ले रहा है कि नहीं ले रहा है.
ये भी एक है ना, क्योंकि किसी भी कोर्ट पॉलिसी कितना बनाने में, जागरूक है। किसी भी पॉलिसी बनाने में उनका जो लीगल माइंड होता है, जो उनका लॉ डिपार्टमेंट होता है, वो तो इन्वॉल्व होता ही है। तो उसमें तो सारे के सारे, ठीक है एडवोकेट नहीं होंगे, लेकिन वो एडवोकेट से भी तो वो लेते होंगे नहीं ना। नहीं, कंसल्ट करते हैं सर, वो तो सीनियर एडवोकेट्स के साथ कंसल्ट करते हैं, लेकिन लेकिन पॉलिटिशियंस हैव अ, आई मीन हैव नो प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लॉ। कभी कभी जबरदस्ती बोलते हैं नहीं ऐसा ही लिखो, ऐसा ही करो, तो क्या करेगा जो बेचारा नौकरी कर रहा है, वो क्या करेगा? ये भी, जो ये जो एंगल भी बंदा तो एएसजी सोचिए के सर। लेवल पे बैठा हुआ है या एसजी के लेवल पे बैठा हुआ है स्टेट के, वो बंदा लिख दे कि ठीक है एज पर फंडामेंटल राइट दिस इज इन वायलेशन ऑफ सो एंड सो करके उठा के फेंक दे, तो फिर क्या करेगा पॉलिटिशियन? सोने बोलेगा कि मैं तेरे को निकाल के बाहर कर दूंगा, दूसरा कौन सा उखाड़ लेगा फिर? और फाइल में तो, रिकॉर्ड में तो रहेगा। रिकॉर्ड में रहेगा, लेकिन रिस्क लेना लेना नहीं चाहते हैं अब, जी हाँ, हुजूरी में। यहाँ पर वो सब 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 सेल्फ लोग इंटरेस्ट। आपके तरह थोड़े ही हैं सर, यही तो मैं बोलना चाह रहा था, सब लोग आपके तरह थोड़े ही हैं कि आप डायरेक्टली बोल दोगे ये मैं काम मेरे से होगा ही नहीं, मैं नहीं करूंगा, कानून ऐसा है, आपको फॉलो करना है। तो इस तरह लोग बोलते नहीं है, अब वो वेट करते हैं कि कोई कोर्ट जाए, नहीं तो कोर्ट सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले चीज का, जो रेयरली करते हैं। घुमा फिरा के वही बोल रहा है। नहीं, यहाँ पे तो मतलब ये क्या बोल रहा है कि भाई ऐसा है, वो टॉर्च लाइट जो है ना, सामने का सामने जो इंजन की लाइट है ना, वो फंडामेंटल राइट है, उसे फंडामेंटल राइट है, और बाकी जो है वो इम्प्लीमेंटेशन उसका जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल which are recommendatory in nature, but should be ensured, it should be ensured that these are followed because they are in the welfare of the citizens. इट कैन बी पुट दिस वे लाइक फंडामेंटल राइट को जो फ्यूल मिलता है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल से मिलता है, ऐसा कह जी सकते हैं। जी जी जी, ये भी है, ये भी सही है, and both are in harmony with, should be in harmony with each other. मतलब जब तक वहां पर डायरेक्टिव प्रिंसिपल नहीं रहेगा तो फंडामेंटल राइट नहीं रह पाएगा। अब ये भी वही फिर, रखना आप है पेट्रोल तो गाड़ी में डीजल डाल देंगे या डीजल गाड़ी में पेट्रोल डाल देंगे तो चलेगा नहीं, वो इंजन सीज हो जाएगा। yes, क्योंकि तो वही फंडामेंटल चीज राइट है, का प्रोटेक्शन तो स्टेट ही करता है ना। बिल्कुल बिल्कुल। घुमा फिरा के देयर मस्ट बी कॉमन वेलफेयर एंड कॉमन बेनिफिट फॉर ऑल। ये क्या बोल रहे हैं? The significance of DPSPs cannot be looked down upon just because it is not enforceable in any court of law. अब आया लाइन पे बार ना, बार क्यों लिख रहा है ये? अब आया लाइन में ये, अब आया। Principles were added to facilitate the governance and smooth functioning of the country. It was added to meet the main objectives and the ultimate goal of a country, that is to work for the welfare of its citizens. जो हम लोग बोल रहे थे, there are some important acts in the above mentioned information, so we can't say that directive principles are not implemented and have यार ये been बंदा enforced. जो भी है, ये आर्टिकल लिखने वाला, ये ऐड क्यों लिख देता है यार? गलत लिख रहा है वो, कोई इसको मतलब रिवाइज नहीं किया। हाँ, इट्स अ स्ट्रक्चर गिवन to the government to work and formulate laws, ये तो ठीक है, to meet the standards which are mentioned as directive principles in part 4, वो सही, ये ठीक है, इसको तो हम लोग we agree with this। The even after being ठीक है, बार they are implemented in some this, okay। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। यहाँ तक ठीक है, वो बीच बीच में वो गड़बड़ कर रहा है, उसका क्लैरिटी नहीं है थॉट में। चलिए ठीक है, फिर भी तो कुछ तो बताया। हाँ, हम लोग डिस्कस कर ही लिए हैं इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स। अब किस पे आएंगे? अच्छा, आप देखना चाह रहे थे ये कब आया था ना? हाँ, वही देखना चाह रहा था, इसमें देखता हूँ। जी जी जी। सोर्स क्या है इसका? हिस्ट्री ऑफ कहाँ से, आयरलैंड। कहाँ से उठा? अच्छा, ये है ना। हाँ, डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस बाय अमेरिकन कॉलोनीज, रेवोल्यूशनरी फ्रांस, अच्छा, यूनाइटेड नेशंस, यूनिवर्सल यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, बहुत जगह से लिया है फिर ये।
were particularly influenced by independence of Ireland from British rule हाँ, and वो तो इसीलिए पहले also ही मतलब नजर आया वो in the Irish constitution were looked upon by the people as एज एन inspiration. इंस्पिरेशन. हाँ, Okay. अब ये क्या कह रहा है, नेहरू कमीशन? कौन सा नेहरू कमीशन? ये हमारे ही नेहरू की बात कर रहा है? अच्छा, नेहरू रिपोर्ट ऑफ 1928. हाँ, कोई एक सप्रू रिपोर्ट भी है ना कुछ, वो क्या है? तो देखते हैं इसमें। नीचे जो देखते हैं सर, Limit of the power of government in the Indian against Congress, the largest senior political party of the time adopted the resolution committing itself to defense of fundamental civil right and this. The task of Sapru किधर गया? भीमराव Narayan Ambedkar became the chairman of this and that. But the वो तो fundamental right. कॉन्स्टिट्यूशन का पास. अच्छा, यही लोग मतलब उसी 17 अक्टूबर 1948 बोल रहे ड्राफ्ट, द सेकंड ड्राफ्ट. फर्स्ट ड्राफ्ट फरवरी 48, सेकंड ड्राफ्ट अक्टूबर 1948. मतलब लिया गया मेनली आयरिश, अमेरिकन, फ्रेंच. फ्रेंच का मतलब फ्रांस का थोड़ा ही कुछ लिया होगा, लेकिन ज्यादातर मतलब वो आयरलैंड का लिया, फिर वो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन ये से भी. अंबेडकर साहब का ये पढ़ लो, देखो क्या बोल रहे हो. It is the intention of this assembly that in future both the legislature and the executive should not merely pay lip service to these principles enacted in this part, but they should be made the basis of all executive and legislative action that may be taken hereafter in the matter of the governance of the country. ये तो सही है सर. नहीं, हम लोग उस आर्टिकल को जो पढ़ रहे थे ना आगे में, जी ये देखो उसमें यहाँ पे इधर ये हाँ, बिल ज्यादा रिसर्च नहीं किया. वो आर्टिकल जो लिख रहा है वो ज्यादा रिसर्च नहीं. Besides, all executive agencies of the union states should also be guided by these principles. Even the judiciary has to keep them in mind in deciding cases. यहाँ तो सही लिख रहा है, यहाँ तो सही लिख रहा है. If the fundamental rights should be in harmony with the directive principles, then the judiciary has to keep these things in mind. Because the welfare of the people DPSP shall not be reversible unless the applicable DPSP is deleted by constitutional हाँ, amendment. कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, हाँ वो ठीक है. In a state cannot be repealed later as long as it's part of DPSP. अब ये कौन है भाई साहब? आर्टिकल 38 के बारे में डॉक्टर अम्बेडकर क्या बोल रहे हैं? The The word word strive, describe. which occurs in the अच्छा, draft constitution in judgment, is very important. We have used it because the intention is even when there are circumstances which prevent the government or which stand in the way of the government giving effective to these directive principles, they shall, even under hard and unpropitious circumstances, always strive in the fulfillment of these directives. That is why we have used the word strive. मतलब कोशिश, strive, do your best, put full effort. Otherwise, it would be open for any government to say that the circumstances are so bad that the finances are so inadequate that we cannot even make an effort in the yes. direction in which the constitution asks us to go. Okay. ये सब बहाना नहीं चलेगा. यहाँ पे पढ़ो तो ये क्या बोल रहा है? The state shall endeavour to secure a uniform civil code for all citizens as per Article 44 and provide early childhood care and education to all children until they complete the age of 6 years as per Article 45. The directive regarding education of children was updated by the 86th Amendment to the Act of 2002. It should work for the economical castes, scheduled tribes and other weaker sections of the society as per Article 46. ठीक, ये क्या बोल रहा है? The judiciary is not part of the state as defined in Article 36 to claim non-applicability of directive principles. Under Article 37, wherever applicable to it. So judiciary is not part Not of the part of the state. state. Correct, sir. Yes, That there's a clear distinction. yes. So how can the judiciary step in? मैं तो फिर कानून बनाना शुरू कर देगा वो लोग भी. हाँ.
There is no need of any constitutional amendment, and simple legislation by Parliament is adequate to implement the directive principle as applicable in this. Okay, the program of universal elementary education, several land reform हो गया. Indian foreign policy has been influenced by the in the past. In the past has condemned all acts of aggression. ठीक है. By 2004, the Indian Army participated in this. Prompt rendering of the justice by court is animating judiciary. Rendering prompt justice is the promote purpose of this. ठीक है. वो फिर उसका वही बोल रहा है, मतलब Okay. modified by which amendment or which So amendment. the genesis of this is from Ireland, basically from Ireland. जी बाकी जी तो हर जी जगह से लिया ही होगा, मतलब बाकी जगह से लिया होगा इन द सेंस कि बाकी जगह के कॉन्स्टिट्यूशन ने भी उसको अडॉप्ट किया होगा ना. बेसिकली बिल्कुल, तो तभी आयरलैंड से तो लिया. लिया, हाँ तभी तो लिया. जी सर, जी सर. काफी अच्छा था ना. विक्रम सिंह साहब कहाँ जी से आए थे? ये लोग बैठे हुए हैं पीछे. हम लोग पढ़ ही नहीं पा रहे भाई. नमस्कार जी. हम तो बिजी हैं यहाँ पर. हाँ ठीक है विक्रम साहब, नमस्कार. अजय नमस्ते. बहुत दिन बाद दिखाई दे रहा हूँ. नमस्कार. बंद कर दो इसको. आचार्य जी नमस्कार. जय श्री राम जी दादा. जय नमस्कार. श्री राम, जय श्री राम. गुरु जी को नमस्कार. नमस्कार दादा. आचार्य जी गुरु जी बोलना पड़ेगा. अरे गुरु जी तो मतलब बिजी रहते हैं ना. गुरु जी का बहुत मतलब आजकल अभी तो सब खुल गया ना, उनके मतलब जी. काम बढ़ गया. आचार्य जी कौन है, कहाँ से आए? आचार्य जी हमारे आचार्य जी हैं, जरूरी है तेरे गुरु को जी हैं. चिल्लाना वहां पर बैठ करके? बाकी से तो पूछ लेना ना. हमारे गुरु जी हैं, हम भी गुरु मानते ये हैं. हमारे 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 प्रोफेसर साहब हैं, प्रधानाध्यापक अच्छा. साहब. प्रेम जी साहब अंदर आ जाओ. बाहर से घूम के निकल जाते हो. भाई जिसने भी बनाया है सही बनाया है इसको, नहीं तो ये लोग तो कुछ भी खत्म कर जाते देता सब. हैं. हम लोग वही डिस्कस कर रहे थे, ये नहीं रहता तो फिर कहीं लीवरेज नहीं मिलता. ये तो बालासोर हो जाता है ना, फिर एक्सीडेंट हो जाता है. हमेशा एक्सीडेंट होता हाँ रहता हाँ है. हाँ हाँ हाँ. नहीं वो बैलगाड़ी का एग्जाम्पल आप बहुत बढ़िया दिए. लेकिन उसमें सेम साइज का भैंसा और बैल तो चला सकते हैं ना. नहीं सेम साइज का चला सकते हैं, स्ट्रेंथ भी तो सेम होना चाहिए. एक तरफ को भैंसा लगा तो मेल बफेलो, और एक तरफ को बैल लगा दो तो चलता है ना. वो तो ऐसी बात तो नहीं है. चलेगा तो नहीं वही चलेगी लेकिन बड़ी किस तरह मुश्किल से चलेगी? चलता है वो. हाँ तो कैसे चलेगी ये? वो फिर क्या है, वो बैल जो है वो भैंसे को कभी कभी सींग मारता रहता है, बोलता है बेवकूफ तू कौन हाँ, है यहाँ से. बहुत मुश्किल से चलता है वो. पर वो तो दूसरा क्या आप होता है, वो हाँफना शुरू कर देता है ना गर्मी में बहुत ज्यादा, तो जी वो जी स्लो हो जी जाता जी. है भैंसा. भैंसे को Anyway, पानी चाहिए ज्यादा. so प्रधानाध्यापक जी आप कुछ कमेंट कर रहे हैं. हम लोगों ने तो भाई 1 घंटा 1.5 घंटा बोल लिया, बहुत बोल लिया. लेकिन फ्रूटफुल था आज का, मतलब ये डिस्कशन आज का मेरे हिसाब से. सर अब लोग क्या बोलेंगे उसके ऊपर ज्यादा मतलब महत्व 3 केसेस देना फिर है मैं हम बता लोग. देता हूँ, पब्लिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर याद करना है तो कर लो भाई. गोलकनाथ और क्या बोलते हैं, केशवानंद भारती और मिनरवा मिल. रख लो अपने इसमें घर में, गीता के तरीके से इसको रख लो, है ना. जी 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 बिल्कुल. गोलकनाथ हम लोगों ने पढ़ा हुआ है ना पहले से. हाँ हमारे ये पहले ही रहता है, एकदम फर्स्ट ईयर में ही वो कॉन्स्टिट्यूशन जैसे शुरू होता है वो रहता ही है. नहीं, मैं विक्रम को और आचार्य साहब को बोल रहा हूँ. इन लोगों ने कभी मतलब इसके बारे में सुना कि ये है क्या चीज? नहीं दादा, नहीं प्रथम बार करते, सुन. मैंने तो नहीं सुना. हाँ, मैंने भी तब नहीं सुना. मैं समझ रहा वो था नहीं सुना होगा भाई. इसलिए चुप नहीं बैठे गूगल कि करने से सब आजकल तो सब मिल जाता है. गोलकनाथ केस अरे लिखिएगा पहले तो मालूम मिल पड़ना जाएगा. चाहिए. आदमी रोजी रोटी के चक्कर में पड़ा रहता है. आप तो, आपकी तो रोजी रोटी वकालत है, इसलिए ज्यादा आप टाइम भी नहीं लगेगा. आप ज्यादा टाइम इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि हेड नोट पढ़ लीजिएगा और ऑपरेटिव पोर्शन पढ़ लीजिएगा. पहले क्या थोड़ा कहूँ, फैक्ट
इंडियन कानून खोलूं, क्या खोलूं, खोलिए जी सर, दादा। कोई दिक्कत नहीं है। या फिर विकिपीडिया खोलूं? नहीं, इंडिया कानून नहीं खोलिए ना, उसमें पूरा कोर्ट का ही वो रहेगा। अच्छा, पब्लिक बेनिफिट के लिए आप विकिपीडिया खोल सकते हैं, क्योंकि उसमें वो अपने हिसाब से इंटरप्रेट किए होंगे। जजमेंट तो हम लोग समझ लेंगे, लेकिन पब्लिक समझेगी कि नहीं, ये भी एक बात है। इसको अभी मैं बबलू से पढ़वाता हूँ। हिंदी में मैंने कर दिया है, अगर कहीं जी जी पर जी, ट्रांसलेशन में गड़बड़ हो तो देख लेना भाई क्या है वो। वो हम लोग हैं, हम लोग फिर इंटरप्रेट कर देंगे। बाप रे, जजेस के नाम देखो, दिखे कितने जज हैं? गिन लो, कॉमा कॉमा गिनने से पता चलेगा। नहीं बेंच राव के बेंच सुब्बा नहीं, वांटू के एन राव हियादुल्ला। के वो कामा मत गिन, राव के सुब्बा राव है, वो है, ऐसे करके के सुब्बा राव हाँ है, हाँ अच्छा हाँ, सुब्बा राव, के अच्छा, सुब्बा राव राव है, के ये सुब्बा राव। वांटू है, हिदायतुल्लाह है, ऐसा करके है। एमआर एम शाह, और शाह, जेसी सीकरी, एम और बच्चावत जी, आर एस जेसी रामास्वामी। सीकरी, ये पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का है क्या? पहले नहीं नहीं, वाला, सुप्रीम सीनियर वाला, कोर्ट का है। सीनियर वाला, सुप्रीम कोर्ट। सीनियर वाला, ये जेसी अच्छा है, मतलब ये चीफ जस्टिस है, इसलिए बोल रहे हो जेसी। आईसी गोलकनाथ और ओआरएस। देख लो भाई कितने कितने। ओआरएस मीन्स अदर्स। अदर्स। अदर्स, अदर्स, अदर्स। अदर्स का शॉर्ट फॉर्म ऐसे लिखा जाता है कोर्ट में, ओआरएस, कोर्ट में क्या एएनआर होता है अनदर, कि अगर एक पटिशनर होता है तो सिंगल का नाम आता है, दो पटिशनर होते हैं तो अनदर आ जाता एंड है, अनदर। एएनआर आता है, और दो के ज्यादा होते हैं तो तीन का जाता है तो ओआरएस आता है, ऐसा होता ओआरएस जी जी। अन्य मैं देखिए, और अन्य, है ना, पंजाब राज्य और अन्य लिखा हुआ है ना। पंजाब राज्य और अन्य। तो इतना सारा है। फैसले अमेंडमेंट हुआ जी। फैसले की तारीख है 27 फरवरी 1966 में। अब ये कितने हैं? 1960। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह, सात, आठ, नौ, 10, 11, 11 लोग हैं। हमेशा ऑड नंबर रहेगा, क्योंकि इफ दे डिफर तो देयर विल बी नो कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि दो रहेंगे तो मान लीजिए एक डिफर करता तो फिर तीसरे के पास जाएगा, इस तरह ही मतलब है। मतलब दिस इज डिपेंडिंग। वन ऑफ द लैंडमार्क केस है। जी जी, और इसका जो है, ये तो साइटेशन क्या लिखा हुआ है, 1967 AIR 1643। ये पन्ना बबलू, नंबर है। 1967 मतलब ईयर, AIR मतलब हम्म। जर्नल, जो है जो ना AIR जर्नल है, हुआ होगा, और ये 1643 पेज पे होगा। ये वॉल्यूम 2 है सर, 2 नहीं लिखा नहीं, हुआ है। नहीं नहीं, ये तो इधर है, SCR में। SCCR, हाँ वही मैं बोल रहा हूँ, SCCR का वॉल्यूम 2। ये ये इधर जैसे इधर ब्रैकेट इधर में है, रहता इधर है। SCR में वॉल्यूम 2 में है, 1967 के SCR के वॉल्यूम 2 में 762 पेज पे। पेज पे ऐसे हम लोग देखते हैं, निकालते वहां हैं। पे जजमेंट शुरू हो रहा है। ये इतने जगह छपे हैं, सारे जो दिखा रहे हैं ना, ये सारे जगह ये छपा गया है। नहीं, ये फॉलो किया होगा यार, ये लास्ट वाले फॉलोड है, ये नहीं, उदाहरण के लिए। वो ऊपर का बोल रहा हूँ मैं, हाँ अच्छा, ये ऊपर का इसके बोल रहा बाद हूँ। में यहाँ आ जाओ, क्या बोल रहा है ये, पढ़ो। नहीं समझ में आएगा भाई, ये हिंदी में गड़बड़ कर देता है ये। बबलू पढ़ सकता है, पढ़े उसे। भारत का संविधान, हाँ, आर्टिकल आगे की कला कला। माने आर्टिकल की बात कर रहा है वो, आर्टिकल को वो हाँ, कला तेरह हिंदी में तेरह हिंदी में दो कला कर तीन देता सौ है। अड़सठ 368, 245, 248 अनुसूची। 7 सूची 1 प्रविष्टि 97। संविधान में संशोधन करने की शक्ति निवास करता है, चाहे कला में कला मतलब निवास आर्टिकल करता बोलो, हो। आर्टिकल बोलो, हाँ। हाँ, 368 या अविष्ट शक्ति में कला के तहत संसद। 248 प्रविष्टि 97 सूची 1 के साथ पढ़ें। कुछ भाग ज्यादा कुछ ज्यादा ही तगड़ी अंग्रेजी हिंदी नहीं हो गई है, हम्म। उसे में पलटता हूँ मैं। चलिए मौलिक फिर भी। अधिकार का क्या पलटता संशोधन हूँ किया क्या, जा नहीं सकता नहीं है? नहीं, मत कर, मत कर, मत कर, इसको हिंदी में पढ़ते हैं, अंग्रेजी में पढ़ते हैं। अंग्रेजी में आसान रहता है, सेम चीज है। हम्म।
आर्टिकल को कला बोल रहा है वो। हाँ, scheme of constitution, fundamental rights, whether intended to be permanent or unamendable. Amendment whether in exercise of sovereign power, amendment whether a political matter outside the purview of courts. ये outside the purview of courts, ये important जगह है। अब वो लैंड, पंजाब का लैंड लॉज के ऊपर है ये। Amendment has been upheld by this court had been wrongly decided. It was contended that parliament had no power to No amend power to- fundamental right in the part. ठीक है, यहाँ पर जी, इस जी। court में नहीं था। Amendment, Main- parliament has no right to amend the constitution. फंडामेंटल राइट। हाँ, क्या बोला आगे? आगे Held. फिर ये सुब्बाराव ने और शाह सिकरी शलत जी ने, सलात ने लिंगम और हिदायतुल्लाह लिंगम ने, हिदायतुल्लाह ने, और कौन है? Right cannot be abridged or taken away by Taken away. amending procedure in in Article article 368 Constitution. An amendment to the Constitution is law within the meaning of Article 13(2) and is therefore part of subject to part of this Constitution. अच्छा, मतलब इसमें भी सारे के सारे एक लाइन में नहीं गए, ये उल्टा सीधा गए हैं लोग। जी। बट इन्होंने क्या बोला है? दैट पार्लियामेंट कैन अमेंड द फंडामेंटल राइट, ये बोल रहे हैं ना। हाँ, तो जैसे there is no necessity to imply any such power, as Parliament has a plenary power to make any law regarding the, including the law to amend the Constitution, subject to the limitations laid down therein. Subject to the limitations laid down therein. अब लिमिटेशन नीचे सर मिल जाएगी आपको। The power of Parliament. Article 245. And so the limitation. The limitation is Article 245 in respect of the power to make a law and not the content of law made within the scope of its power. So essentially, Golaknath is stating or holding that you can not tinker with fundamental right. Correct, sir. यहाँ पर ये हुआ है। उसके बाद में आगे क्या चला? आगे आया उसका दूसरा वाला केस है अपना, दूसरा वो अपना मिनर्वा मिल, केशवानंद मिनर्वा मिल। लास्ट में मिनर्वा मिल्स करेंगे। मिनर्वा मिल में तो वो 42 की बेसिस चाहिए ना उन्होंने। केशवानंद भारती। आचार्य जी कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछिए। इसको लिख के रख लो आचार्य जी, ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं दादा इसको अवलोकन करूंगा पूरा, फिर आपसे पूछ लूंगा। अभी ये तो देखो, ये दूसरा है स्टेट ऑफ केरला। इसमें क्या बोल बहुत इम्पोर्टेंट है। ये तो मतलब आज की डेट में हर एक जिंदा इंसान का, हिंदुस्तान का जो जिंदा इंसान है उसके पास में होना चाहिए। इसमें भी 11 जजेस थे, 7-6 डिसीजन हुआ है, 7-6, मतलब 7 were in favor, 6 were against. They asserted its right to strike down amendment. गुलाबनाथ में 11 थे, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को गया, 13 के पास गया ये। और आई थिंक दिस इज द लार्जेस्ट बेंच ना एवर क्रिएटेड, और कुछ दूसरी है। जी, दिस इज द लार्जेस्ट बेंच एवर क्रिएटेड। तो it was made to strike down the amendments that were in violation of the fundamental rights. Basically यही चीज है। और इस चक्कर में बबलू और आचार्य साहब, इस चक्कर में इंदिरा जी का कई जजेस से दुश्मनी हो गया था, जिन्होंने इसके फेवर में जजमेंट दिया। इसके जो फेवर में दिया सबको रगड़ा, कोई भी चीफ जस्टिस नहीं बन पाया। और इसीलिए फिर बाद में कॉलेजियम सिस्टम आया। ये जड़ है सब क्या बात। करेक्ट सर, ये बहुत मतलब इम्पोर्टेंट चीज आप बताइए। कॉलेजियम सिस्टम इससे पहले नहीं था? नहीं। अरे पहले इंदिरा जी के हाथ में सब कुछ था ना, किसको चीफ जस्टिस बनाना है, किसको नहीं बनाना है। अब इस जजमेंट में क्या हुआ था, इंदिरा जी जो चाहती थी उसके उल्टा जजमेंट दे दिया था। जिन जजेस ने उल्टा जजमेंट दिया सबको रगड़ा इंदिरा जी ने, सबको उठा के बाहर किया, सब लोगों ने इस्तीफा दिया।
विद्यालय के करिकुलम में ऊट-पटांग इतिहास को हटाकर कम से कम लॉ ऐड करना चाहिए कि बेसिक लॉ स्ट्रक्चर तो पता लगे सबको। बिल्कुल सर, क्योंकि बिल्कुल। जनता को लॉ पता नहीं रहता, अब थाने, पुलिस थाने में जाके वो ब्लैंक माइंड खड़े रहते हैं, क्योंकि हमारी स्थिति भी रही है। कुछ समझ में नहीं आता है, और वो लॉ तो सबसे सबको ऐसे ट्रीट करता है, आप जानो या मत जानो, आपके साथ तो वैसे ही बिहेव करेगा। ये जो सबके करिकुलम में होना हमारे यहाँ चाहिए। बहुत दुखद स्थिति है। और दूसरा है कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो डिफेंस, पहले ही बोल देता है। तो भाई आचार्य जी आप 15 दिन से फेस कर रहे हैं हम। हाँ, जी। समझ रहा 15 हूँ दिन मैं से भी, आपका वो हाँ, हम लोग बात 15 दिन करेंगे से उस ऊपर विषय हो में। गया। हाँ, उस विषय में बात ये तो करेंगे हम लोग। ये तो मेरे चाचा वकील हैं, थोड़ा बहुत मुझे भी है, इसलिए हम अड़ जाते हैं वहां पे। जी 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 जी। अभी तक कुछ, हाँ, अड़े खड़े हैं। मजुमदार दादा ये पढ़ो तो, जस्टिस HR खन्ना वाला। हाँ जी। Justice Hansraj Khanna asserted through the basic doctrine that the Constitution possesses a basic structure of constitutional principles and values. The court partially cemented the prior precedent, Golaknath versus State of Punjab, which held that constitutional amendments through Article 368 were subject to fundamental rights review, but only if they could affect the basic structure of the Constitution. मतलब basic structure के साथ tinkering होना चाहिए. At the same time, the court also upheld the constitutionality of the first provision of Article 31C, which implied that amendments seeking to implement the directive principles which do not affect the basic structure shall not be subjected to judicial review. मतलब it must affect the basic structure. That is the precondition. So the doctrine forms the basis of power of the Indian judiciary to review and override. आज की डेट में जुडिशरी इसी बेसिस पे चल रही है, हाँ? हाँ, इसके power to review and override amendments to the constitution enacted by the Indian Parliament. गड़बड़ होने से तो the judiciary is the only authority which can step in, only wing of the democratic structure. यतो धर्मस्ततो जयः, एम्बलम के नीचे ये हाँ लिखा हुआ लिखा है। हुआ है, हाँ लिखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट का। यतो धर्मस्ततो जयः, जहाँ धर्म है वहाँ विजय है। वहाँ जय है। जहां 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 धर्म नहीं है, जहां धन है, वहां पर विजय है। आज की डेट में ये हो रहा है। वो धर्म नहीं, धन धन धन। धर्म 13 bench Supreme Court deliberated on the limitation, if any, of the power of the elected representative of the people and the nature of the fundamental right of the individual. In a verdict divided 7-6, the court held that while the parliament has wide power, it did not have the power to destroy और emasculate or बोल रहा है, emasculate the basic element or fundamental feature of the features. constitution. So this is a Now, feature. fundamental feature means वो preamble में घुस गया। बिल्कुल पूरा फीचर्स मतलब पूरा आ गया ना, फीचर्स में और तो सब आ गया। इसके बाद में दर्शकों को और हमारे पैनलिस्ट को ये बताना जरूरी है कि इन स्पाइट ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ दिस जजमेंट, इंदिरा जी ने प्रियम्बल में टिंकर किया वो 76 में, सेक्युलर जजमेंट घुसा होने के दी। बावजूद, और किसी ने चूं तक नहीं किया उसके बाद। कोर्ट शुड हैव टेकन कॉग्निजेंस ऑफ दैट। अब देखिए इधर कौन कौन है, मेजॉरिटी में कौन कौन था जिन्होंने जजमेंट दिया था? जस्टिस सीकरी, जस्टिस हेगड़े, हेगड़े, जस्टिस मुखर्जी, मुखर्जी, एंड देन जस्टिस जस्टिस सेलर, शेलर, जस्टिस ग्रोवर, ग्रोवर, जस्टिस जगमोहन रेड्डी और जस्टिस HR खन्ना। खन्ना। इन सबका रगड़ा गया, सबको रगड़ा गया। अब देखिए जस्टिस चंद्रचूड़, ये ये इनके तो भाई साहब चीफ पिताजी। जस्टिस बन गए इमरजेंसी टाइम में। जस्टिस AN रे, हाँ वो तो पालेकर साहब तो आउट रिटायर ऑफ हो गए थे बीच में ही, शायद मैथ्यू को हटाया आउट ऑफ गया था। टर्न मतलब। यस, नहीं, चंद्रचूड़ साहब के पिताजी है ना, डिसेंटिंग हाँ, जज जो है। ये तो लॉन्गेस्ट सर्विंग हो गया ना फिर, क्योंकि वो हाँ हाँ सारे सारे ऊपर वाले चले गए थे तो इसको पहले बनाना पड़ा इनको। इन्होंने डिसेंटिंग नोट दिया था इसमें। हाँ हाँ, हाँ। ये इंदिरा जी के फेवर में थे ये सारे के सारे, इतने जितने हैं ये। अब आप अभी का फिर समझ लीजिए स्थिति, और कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। ये हुआ था, इसने इंदिरा जी ने क्या किया था कि कोई प्राइम मिनिस्टर के ऊपर किसी राष्ट्रपति के ऊपर मुकदमा नहीं चलेगा। ये जो अमेंडमेंट है ना 25, 26, जी। देखो, द केस वाज हर्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ऑफ दिस, द बेंच
gave 11 separate judgment. 13 लोगों में से 11 जजमेंट आए थे अलग अलग करके, और इसमें नानी पालिके वाला, फालिनारमैन और सोले सोली शराबी थे, शराबी। पारसी बाबा जो है अपीयर हुए थे। इसके बाद क्या हुआ इनका? 4 judges did not sign the judgment। हाँ देखो, 4 judges did not sign the judgment, और ऑल आई थिंक ये सारे के सारे जो हैं इसमें नाम से, देख लीजिए सर। हाँ देखो, अभी ये तो भाई साहब तो खैर इनका तो कोई चक्कर ही नहीं है, तो कुछ ये तो चीफ जस्टिस था ही। इसके बाद में ये इसका क्या हुआ? इन दोनों ने Word amendment occurring in Article 368 must therefore be construed in such a manner to preserve the power of the Parliament to amend the Constitution, but not so as to result in damaging or destroying the structure and identity of the Constitution. there was thus an implied limitation on the amending power Amending which power, prevented the Parliament from abolishing or changing the identity of the Constitution। identity of the basic structure. बेसिक स्ट्रक्चर के साथ टिंकरिंग नहीं चलेगी। तो 2 जज पहले बोल दिए। हेगड़े मुखर्जी साहब क्या बोल रहे हैं? The Building building of the welfare welfare. state is the ultimate goal of every government, but that doesn't mean that in order to build a welfare state, human freedom have to suffer a total Total destruction. destruction. Applying this stage, the learned judge invalidated Article 31C। अब जगमोहन रेड्डी साहब क्या बोल रहे हैं? अमेंडमेंट वाज यूज्ड इन द सेंस ऑफ परमिटिंग अ चेंज। ठीक है। Abrogation, your width of power of amendment could not be enlarged by amending the amending power itself. The learned judge held that the essential elements of the basic structure are reflected in its preamble, जो आप बोल रहे थे, and some of the important features of the Constitution are justice, freedom of expression, equality of status and opportunity. The word amendment could not possibly embrace the right to abrogate the pivotal features and fundamental freedoms, and therefore that part of the basic structure could not be damaged or destroyed. खन्ना साहब क्या बोल रहे हैं? सबसे बुरा हाल तो इनका हुआ था, देखो क्या बोल रहे हैं वो। According to the learned judge, although it was permissible for the parliament to effect changes in exercise of its amending power so as to meet the requirements of changing conditions, it was not permissible to touch the foundation or to alter the basic institutional pattern. Therefore, the words amendment of the Constitution, in spite of the width of the sweep and in spite of the amplitude, could not have the effect of empowering the parliament to destroy or abrogate the basic structure or framework of the Constitution. This gave birth to the basic structure doctrine. अब ये पढ़ के सुना दो पब्लिक को। इसके चक्कर में हुआ क्या? हाँ, the government of Indira Gandhi did not take kindly to this restriction on its powers by the court. On 26th of April 1973, Justice Ajit Nath Ray, who was among the dissenters, was promoted to Chief Justice of India, superseding 3 senior judges, Justice Shelley, Grover और Hegde, एक which मिनट was दादा, unprecedented. एक मिनट, ये जजमेंट कब आया था पहले ये देख लो। ये जजमेंट कब आया था पहले देखो। 24 को आया था, 24 को। जी, तो 24 अप्रैल 73 को आया था। उस समय चीफ जस्टिस सिकरी साहब थे, एंड दैट वाज द लास्ट वर्किंग डे ऑफ जस्टिस सिकरी। ठीक है, और इन्होंने 26 तारीख को सबको उठा करके एंड्रे को बना दिया। बीच में जितने भी थे सबके सब उड़ गए। ये देखो यहाँ 26 अप्रैल। हाँ, तो ये जूनियर जज थे ना, superseding 3 senior judges, and which was unprecedented in Indian legal history. बोल ही रहा था। आगे The 42nd Amendment, enacted in 1976, is considered to be the immediate and most direct fallout of the judgment. Immediate and direct fallout. Apart from it, the judgment cleared the deck for complete legislative authority to amend any part of the Constitution except when the amendments are not in consonance with the basic features of the Constitution. इसमें बड़ा स्वीप दिया है, बेसिक फीचर्स। ये बहुत अच्छा स्वीप दिया है इसमें। In 1980 case, Indira Nehru Gandhi versus Raj Narayan, the Constitution bench of the Supreme Court used the basic structure doctrine to strike down the 39th Amendment. The 39th Amendment was passed in 1975 during the emergency and placed the election of the President, the Vice President, the Prime Minister, and the Speaker of the Lok Sabha beyond the scrutiny of the Indian courts. Adopting this amendment was a move to suppress Gandhi's prosecution.
The basic structure doctrine was also adopted by the Supreme Court of Bangladesh in 1989 by expressly relying on the reasoning in Keshavananda case in its ruling in Anwar Hussain Chaudhary versus Bangladesh Jovia. Reported in so and so. गवर्नर के पास में इतना पावर था कि किसी भी जज को उठा के बाहर कर दो। अब खन्ना साहब ने तो रिजाइन कर दिया था ना। हाँ रिजाइन किए, सबके सब किताब भी रिजाइन लिखे हैं। गए थे, उसी चक्कर में फिर चंद्रचूड़ साहब बने थे। अब आ जाते हैं मिनर्वा में। केशवानंद भारती तो रट लो भाई, सबके सब जितने भी लोग बाबू भाई। मैं तो खन्ना साहब तो किताब भी लिखे हैं ना। हाँ, अब मिनर्वा मिल में क्या किया देखें। इसमें जो इंदिरा गांधी ने करतूतें की थी उनको सब उड़ाया है। This judgment is a landmark decision of the Supreme Court of India that applied and evolved the basic structure doctrine of the Constitution. इसको आगे ले गया और in the Minerva Mills case, the Supreme Court provided key clarifications on the interpretation of the basic structure doctrine. The court ruled that the power of the Parliament to amend the Constitution is limited by the Constitution itself. नहीं लिखा है itself, as the Parliament cannot exercise this limited power to grant itself an unlimited power. In addition, a majority of the court also held that the Parliament's power to amend is not a power to destroy. Hence, the Parliament cannot emasculate the fundamental rights of individuals, and also includes the right to liberty and equality, which is not a fundamental right but considered a basic structure of the Constitution. The ruling struck down Clause 4 and 5 of the Constitution's 42nd Amendment Act 1976, enacted during the emergency imposed by Prime Minister Indira Gandhi. अब दादा यहाँ पर भी ये तो धर्मस्थ तो जया करके हो रहा है। यहाँ पर देखो कौन कौन है, ये देखो। YV चंद्रचूड़, PN भागवती, AC गुप्ता, NL वो मैं भी बोलने वाला था वालिया, PS अभी यहाँ पर भाई साहब क्या कर रहे हैं, डिसीजन बाय दिस चीफ जस्टिस कंकरिंग कौन है, कंकर और डिसेंट में। अब यहाँ पर देखते हैं कि कंकरिंग क्या कर रहा है। कौन कंकर किया है? अपने आप को थूक के चाटा है क्या इसने, चंद्रचूड़ ने? नहीं, PN हाँ थूक के चाटा है। PN भागवती वाज डिसेंटिंग। PN भागवती के अनुसार सेक्शन 4 ऑफ द 42nd अमेंडमेंट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अब ये भागवती साहब क्या ये इतना बोल रहे हैं, चंद्रचूड़ साहब क्या बोल रहे हैं? 3 articles of our constitution, only 3 stand between the heaven of freedom into which Tagore wanted the country to awake, and the abyss, क्या लिख रहा है, abyss of unrestrained power. They are Articles 14, 19 and 21. Article 31C has removed 2 sides of that golden triangle which affords to the people of this country an assurance that the promise held forth by the preamble will be performed by assuring an egalitarian era through the discipline of fundamental rights. That is, without emasculation of the rights to liberty and equality, which alone can help preserve the dignity of the individual. Added Article 368(4) and 368(5) in the Indian Constitution. चाटाना थूक करके देखो। हाँ बिल्कुल चाटे, जैसे समय बदल गया उनका भी उल्टा बोल रहा था, यहाँ पे उल्टा बोल रहा है। हाँ, जैसे मतलब स्थिति बदल गई वो भी बदल गए। और उसके बाद में जो आदमी डिसेंट कर रहा है वो फिर से चीफ जस्टिस बना। ये जो हीरो है देख लो। जी he introduced the अच्छा, इसको राजीव गांधी ने बनाया चीफ जस्टिस, क्योंकि 12 जुलाई 85। हाँ, अच्छा हुआ ज्यादा दिन नहीं थे, 20 दिसंबर 86 में चले गए ना। तो भी यार कितना 1.5 साल तो काम किया ना उसने। जी राजीव गांधी के टाइम में तो पूरा बैठा रहा ना वहां पे। ये है हमारी, और इसी चक्कर में 1993 में फिर वो कॉलेजियम सिस्टम का जो जजमेंट आया वो आया फिर, क्योंकि ये लोग मनमर्जी से किसी भी जज को उठा के ट्रांसफर कर देते थे। किसी भी जज को बोलते थे भाई तुम यहाँ जाओ, तुम वहां जाओ, और कंपेलिंग हिम टू कि ठीक है अब आज ये दिल्ली में नौकरी कर रहा है, कल उठाकर तुमने उसको कलकत्ता का बना दिया, परसों उसको केरला का बना दिया, तो उसको तकलीफ होती थी ना। तो जजेस यूज्ड टू रिजाइन कि भाई हमें काम नहीं करना है, जाने दो। तो उस चक्कर में हाई कोर्ट्स के हाँ, उसी चक्कर में फिर कॉलेजियम सिस्टम आया था कि जजेस का जो अपॉइंटमेंट होगा वो सुप्रीम कोर्ट का एक कॉलेजियम होगा, उसके हिसाब से होगा।
तब से वो झगड़ा चल रहा है। बंद करें, बहुत हो गया। जी सर, 149। जी सर। तो 51 फंडामेंटल ड्यूटीज परसों। हाँ, परसों करेंगे सर। ओके, ठीक है। बिल्कुल। तो तो दर्शकों को अजय साहब को नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बबलू को नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद। भाइयों, हमारे इस वीडियो को थोड़ा सा लाइक करिए, शेयर करिए। लाइक करोगे तो कम से कम पब्लिक को मालूम तो पड़ेगा कि हाँ ये, क्योंकि यूट्यूब का जो एल्गोरिथम है वो इसको पकड़ता है। अगर ज्यादा लाइक करोगे तो वो आगे फिर उसको प्रोपेगेट करता है, बढ़ाता है उसको। जी जी शेयर जी। करो बाकी। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और मुद्दे के साथ। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारत जय हिंद, माता जय की भारत सर। भारत जय। माता की